हे गाइस, हेलो एवरीवन। कैसे हो? बढ़िया हो एकदम। गुड आफ्टरनून। दोपहर में देख रहे हो ना लेक्चर? वेरी गुड। देखो, हम लोगों ने प्रीवियस लेक्चर में ये पढ़ा था क्या? फंक्शंस ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट। बोलो फटाफट, क्या क्या है फंक्शंस? इधर से पढ़ेंगे। फाइनेंशियल नीड्स, थोड़ा सा एकदम ब्रीफली बताती हूँ क्या क्या पढ़ा था इसमें। डिफरेंट पर्पजेस होते हैं। प्रमोशनल एक्सपेंस, फिक्स्ड कैपिटल, वर्किंग कैपिटल नीड्स। ठीक है क्या? नीचे आ जाओ। सोर्सेस ऑफ फंड्स क्या क्या होते हैं? डिफरेंट सिक्योरिटी, डिबेंचर्स, इक्विटी, है ना। बोरो फ्रॉम फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस एंड पब्लिक। पब्लिक का ही मतलब क्या होता है? ये है, समझो, शेयर्स। ठीक है। देन नीचे आ जाओ और बोलते हैं कि क्या अगर बिजनेस अपना छोटा है, अभी अभी स्टार्ट हुआ है, तो थोड़ा सा इट इज अ ग्रेट चैलेंज टू रेज दैट फंड। फाइनेंशियल एनालिसिस क्या करना पड़ता है इसमें? यू नीड टू इंटरप्रेट डिफरेंट स्टेटमेंट्स एंड लार्ज नंबर ऑफ रेशियोज। इस पे अपन देखेंगे क्या क्या रेशियोज होते हैं, क्या क्या अपने को देखना पड़ता है, स्टेटमेंट एनालिसिस वगैरह। ऑप्टिमल कैपिटल स्ट्रक्चर। कैपिटल स्ट्रक्चर मतलब क्या? कितना इक्विटी और कितना लाइबिलिटी यूज करना है ना, टू फाइनेंस दिस ऑपरेटिंग फाइनेंशियल लेवरेजेस वगैरह। देन उसके बाद में कॉस्ट वॉल्यूम प्रॉफिट एनालिसिस में क्या है, अपन ने एक कॉन्सेप्ट देखा था उसमें कि वी नीड टू रीच द बीईपी, ब्रेक इवन पॉइंट, जहां पे देर इज नो प्रॉफिट नो लॉस, है ना, जिसमें अपने को क्या करना है, ये सारे कॉस्ट रिकवर कर लेना है और उसके बाद में प्रॉफिट हो तो बहुत बढ़िया, बिकॉज वी नीड टू एंश्योर दैट कंपनी सर्वाइवल अगेंस्ट द सीजनल फ्लक्चुएशंस। ठीक है। प्रॉफिट प्लानिंग एंड कंट्रोल, यस करना ही पड़ेगा, करना ही पड़ेगा ना। इट एनेबल्स मैनेजमेंट टू डिटरमाइन कॉस्ट इट हैज इनकर्ड एंड रेवेन्यूज इट हैज अर्नड। और अपना प्रॉफिट का डायरेक्ट रिलेशन किसके साथ है? टैक्सेशन के साथ। तो यू नीड टू हैव अ प्रॉपर प्रॉफिट प्लानिंग एंड कंट्रोल अपॉन द सेम। फिक्स्ड एसेट्स मैनेजमेंट क्या है? फिक्स्ड एसेट जो होती है वो फाइनेंस बाय लॉन्ग टर्म फंड्स होते हैं, और लॉन्ग टर्म फंड्स अभी अपन पढ़ेंगे क्या क्या होते हैं, है ना, अभी थोड़ी देर में पढ़ेंगे अपन। तो इतना खाली ध्यान रखो, यहाँ पे अंडरलाइन कर दो, और जब अपन वो कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे तो थोड़ा सा एरो निकाल के लिख देना यहाँ पे, नहीं तो अभी लिख दो। ये देखो, और ये लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल नीड्स क्या क्या होती है? प्लांट, मशीनरी, लैंड, बिल्डिंग्स। और अगर लॉन्ग टर्म में आप देखेंगे तो क्या क्या जाता है? इक्विटी, प्रेफरेंस, रिटेन्ड अर्निंग्स, है ना, रिटेन्ड अर्निंग्स, कैपिटल, सब्सिडी एंड इंसेंटिव्स। और क्या है फिर? ये मीडियम टर्म्स वगैरह में आ गए, ये प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। और फिर शॉर्ट टर्म में, और शॉर्ट टर्म में एसेट्स में तो कुछ, ये सॉरी, ओनर्स फंड्स में कुछ दिया नहीं है। देखो लॉन्ग टर्म में यहाँ यहाँ से पैसा आता है, कहाँ से? इक्विटी, प्रेफरेंस, रिटेन्ड अर्निंग्स, सब्सिडी एंड इंसेंटिव्स। लिख दो तो यहाँ पे, राइट डाउन हियर, इक्विटी, प्रेफरेंस, then retained earnings, then subsidy and incentives। ठीक है। और जो अपन एसेट्स खरीदते हैं लॉन्ग टर्म के लिए, दे आर एक्सपोज टू चेंजेस। चेंजेस मतलब क्या? चेंजेस इन वैल्यू। वेयर एंड टेयर होता है तो कभी भी वैल्यू घटती है, बढ़ती नहीं है। एंड दीज चेंजेस में एडवर्सली अफेक्ट द पोजिशन ऑफ फर्म। अगर फर्म ऐसे पोजिशन में नहीं है कि वो कुछ, है ना, अच्छा कर रही है, प्रॉफिट कमा रही है वगैरह, ठीक है, अगर ऐसे पोजीशन में नहीं है कि प्रॉफिट नहीं कमा रही है, ठीक है, तो क्या हो सकता है? ये एडवर्स इफेक्ट हो सकता है ऑन द पोजीशन ऑफ फर्म, क्योंकि बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट किया है इसमें। समझा क्या? सो इट हैज टू यील्ड द रीजनेबल रिटर्न्स प्रोपोर्शनेट टू इन्वेस्टमेंट। ये सारी बातें पहले ही ये लोग कर लेते हैं, पता है क्या? कंपनी ऐसे ही उठ के, है ना, अगले दिन नहीं बोलती है कि चलो ठीक है अभी एसेट खरीद लेते हैं। समझा क्या? कैपिटल बजटिंग, इसमें इंपॉर्टेंट हमने देखा था कि हमको क्या क्या क्राइटेरिया देखना है: अर्जेंसी, लिक्विडिटी, प्रॉफिटेबिलिटी एंड रिस्क सेंसिटिविटी। हाँ, ये यहाँ पे है ना, प्रीवियस लेक्चर में मैं आई वॉज कॉन्स्टेंटली सेइंग IIR, इट इज IRR, इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न। आई वो माइंड में पता ही नहीं चल रहा था, somebody told me in the YouTube लाइव, मैम वो IRR है एंड इट इज नॉट IIR। so let me correct myself, इट इज IRR, इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न। ठीक है, डिटेल में इसको पढ़ेंगे जब इसका, है ना, न्यूमेरिकल सॉल्व
सॉल्व करेंगे, ठीक है। ये कुछ टेक्निक्स है, दीज आर द टेक्निक्स। क्या क्या? पे बैक, डिस्काउंटेड कैश फ्लो एंड एनपीवी एंड IRR, ठीक है। चलो नीचे आ जाओ। कॉर्पोरेट टैक्सेशन हमने देखा, कंपनी इज अ separate legal entity and so it has to follow an income tax structure which is quite different from what is applied to personal income, ठीक है। नेक्स्ट है वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट, इट इज द नर्वस सिस्टम ऑफ द बॉडी। एंड क्या क्या है बताओ? वर्किंग कैपिटल में क्या क्या आता है? ये सब आता है, कैश, इन्वेंट्री, रिसीवेबल्स, एंड लाइबिलिटीज में आता है पेएबल्स, बैंक, ओडी। So it has to formulate a policy in such a way that there is a balance between the profitability and liquidity. करेक्ट है? अभी मैंने ये दो चीजें होमवर्क दी थी, पढ़ के आए हो क्या? आई होप सो, यस। हाँ बोलो, ऑप्शन नहीं है आपके पास में। देखो ये क्वेश्चंस पूछेंगे आपको, 4-5 मार्क्स के लिए एक एक क्वेश्चन पूछा जाएगा। अपन ये जब टॉपिक खत्म हो जाएगा ना, तो अपन देखेंगे प्रीवियस पेपर्स में कौन कौन से थियोरी क्वेश्चंस पूछे, और क्वाइट प्रोबेबिलिटी है कि आपको यही टॉपिक से, ये वाला जो पर्टिकुलर टॉपिक है, इसमें से ही आपको वो पूछे। क्या पूछेंगे? थ्योरी, इंट्रोडक्शन टू फाइनेंशियल मैनेजमेंट, इसमें सब दिया है। आप अगर इधर आओगे ना, ये देखो, ये जो पीडीएफ है अभी यहाँ पे जो भी दिख रहा है आपको, इक्विटी, प्रेफरेंस, रिटेन, कैपिटल, सब्सिडी, इंसेंटिव्स, इधर बोरोड में जो भी डिबेंचर्स, टर्म लोन्स, वेंचर कैपिटल फाइनेंसिंग, जो भी आपको दिख रहा है ना इधर, ये सब डिटेल में डिस्कस किया है। देखो 1 2 3 4 ऐसा सीरीज से पूरा डिस्कस किया है डिटेल में। तो आपको इंट्रोडक्शन टू फाइनेंशियल मैनेजमेंट इसमें से कुछ भी पूछ सकते हैं। दे कैन ऑल्सो आस्क यू ये वाला क्वेश्चन, राइट अ शॉर्ट नोट ऑन इक्विटी शेयर कैपिटल। अब मैम क्या लिखना उसमें, वो हमको पता ही नहीं है, तो देखो ही नहीं, ये दिया है आपको। ये नॉट ओनली दिस पैराग्राफ, दे हैव आल्सो गिवन यू एडवांटेजेस, देन दे हैव आल्सो गिवन यू लिमिटेशंस। अगेन प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, देखो पूरा उसके बारे में पूरा इंफॉर्मेशन दिया है कि वो होता क्या है, देन एडवांटेजेस, लिमिटेशंस। तो ये लिखना है आपको। अब ये जब तक आप पढ़ोगे नहीं तब तक समझेगा कैसे? और मुझे पता है कि आप खुद से नहीं पढ़ोगे ये, तो अपन जब साथ में पढ़ रहे हैं ना, और मैं बोल रही हूँ होमवर्क करो तो करो, ठीक है। आ जाओ अभी, डिविडेंड पॉलिसीज पढ़ के आओ, तो बताओ जरा क्या है डिविडेंड पॉलिसीज। इसमें डिविडेंड क्या होता है? व्हाट इज कॉल्ड एज डिविडेंड? डिविडेंड, डिविडेंड, डिविडेंड। आ जाओ इधर, बताती हूँ मैं आपको डिविडेंड क्या होता है। ये कंपनी है, और मान के चलो ये लोग ना इन्वेस्टर्स है। अभी मैं डिफरेंट डिफरेंट लेती हूँ इनको। ये समझो इक्विटी है, ये प्रेफरेंस है, ये डिबेंचर होल्डर्स है, और समझो ये क्या, ठीक है, ये मिसलेनियस डाल देती हूँ मैं, है ना। ऐसे ही लोगों से आपने लिया है पैसा, ठीक है। मेन ये तीनों को ध्यान दो, इक्विटी, प्रेफरेंस, डिबेंचर। डिबेंचर होल्डर्स को जब अपन डिस्क्राइब करेंगे ना, तो वो लिखते कैसे है पता है क्या? ऐसे कुछ लिखते हैं, 9% डिबेंचर्स या फिर 8% डिबेंचर्स। आपको बताओ क्या, एक सेकेंड, ये देखो, ये एग्जाम्पल देखा था अपन ने, कॉस्ट ऑफ कैपिटल स्ट्रक्चर। आपको दिखता है क्या इक्विटी शेयर कैपिटल? ये डायरेक्टली ऐसा ही लिखते हैं, इक्विटी कैपिटल। देन रिटेन्ड अर्निंग्स को भी ऐसा डायरेक्ट परसेंटेजेस में नहीं लिखते, बट प्रेफरेंस शेयर कैपिटल को लिखते टाइम वो क्या लिखते हैं पता है क्या? बैलेंस शीट में 12% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, और डिबेंचर्स के लिए क्या लिखते हैं? 9% डिबेंचर्स, ऐसा लिखते हैं जब बैलेंस शीट में प्रेजेंटेशन होता है तब, ठीक है। जब अपन सॉल्व करेंगे ना क्वेश्चंस, तब मैं आपको बताऊंगी। अभी के लिए उतना ध्यान रखो, ठीक है। आ जाओ इधर। तो यहाँ पे ऐसा लिखा होता है, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल का से 12% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल ऐसा लिखेंगे, या फिर 10% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। एंड माइंड मी, ये जो रेट होता है ना डिबेंचर का, एकदम थोड़ा लो होता है कंपेयर टू प्रेफरेंस, ठीक है। प्रेफरेंस वालों को थोड़ा सा ज्यादा क्या बोलते हैं, डिविडेंड मिलता है, इसको आप डिविडेंड बोल सकते हो। एंड दिस इज इंटरेस्ट, डिबेंचर्स वालों को इंटरेस्ट मिलता है, और इसको अपन आप डिविडेंड बोल सकते हो, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल तो लिखा है, समझो यहाँ पे 10% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, अमाउंट में लिखा है 1 लाख, मल्टीपल शेयर होल्डर्स है यहाँ पे, और पूरा अमाउंट है समझो इतना। तो 10% अब यहाँ पे लिखा है ना, तो एवरी ईयर 10% ऑफ 1 लाख कितना होता है? 10,000 इज डिस्ट्रीब्यूटेड एज डिविडेंड।
बट दिस ऑल्सो डिपेंड्स अपॉन कि कंपनी मीटिंग में क्या डिसाइड करती है, ठीक है। अगर प्रॉफिट्स होंगे तो ही हम ये डिविडेंड बांटेंगे ना, नहीं तो कहाँ से देंगे डिविडेंड। तो वो अलग पार्ट है, वो लॉ का पार्ट है, मतलब कितना देना, कब देना। बट इतना खाली मैं बोल सकती हूँ कि जब भी प्रॉफिट्स होंगे तो इक्विटी से पहले किसको डिविडेंड मिलेगा, प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को। देखो प्रेफरेंस मतलब प्रायोरिटी, ठीक है। तो इनको क्या, पर फिक्स्ड रेट है। और इक्विटी वालों को क्या है, अगर बहुत अच्छा प्रॉफिट होता है, बहुत अच्छा प्रॉफिट अगर होता है तो बचा कुचा सब इक्विटी वालों को जाता है। और इक्विटी के दो पार्ट्स होते हैं, वन इज डिस्ट्रीब्यूटेड एज डिविडेंड, जिसको आप डिविडेंड पे आउट रेशियो से डिनोट करते हैं, एंड दूसरा होता है रिटेन्ड अर्निंग्स, जो कंपनी खुद के ग्रोथ और एक्सपांशन के लिए यूज करती है, ठीक है। ऑफकोर्स ये एक्सपांशन के लिए यूज करेगी तो और प्रॉफिट कमाएगी, है ना। और प्रॉफिट बढ़ेगा तो इनका ही प्रॉफिट है, इक्विटी शेयर होल्डर्स आर द ओनर्स ऑफ द कंपनी, ठीक है क्या। चलो आ जाओ। तो यहाँ पे ये जो इक्विटी है, यहाँ पे कोई परसेंटेजेस नहीं लिखता। सो दीज आर ऑल्सो फाइनेंस जो कंपनी को देते हैं, ये भी फाइनेंस प्रोवाइड करते हैं कंपनी को, और ये भी। तो प्रायोरिटी में अगर बात करेंगे तो सबसे पहले हम लोग डिबेंचर होल्डर्स को पे करते हैं, फिर प्रेफरेंस को, और फिर इक्विटी को। डिबेंचर का अगर आप रेट ऑफ इंटरेस्ट यहाँ पे देखेंगे तो 9% है फॉर एग्जाम्पल, उससे थोड़ा ज्यादा रहेगा प्रेफरेंस। और अगर कंपनी बहुत प्रॉफिट मेकिंग है तो सबसे ज्यादा प्रॉफिट बेनिफिट किसका होता है, सबसे ज्यादा बेनिफिट होता है इक्विटी वालों का। ओ पेन इज गॉन, ऑल राइट। तो जो कंपनी ये इक्विटी और प्रेफरेंस वालों को जो भी बांटती है उसको हम किस नाम से बुलाते हैं, डिविडेंड, ठीक है, जो कि मैंने अभी अभी आपको यहाँ पे एक्सप्लेन किया, ठीक है। अब आ जाओ इधर नोट में, डिविडेंड पॉलिसीज। अ फर्म may try to improve its internal financing so that it may avail itself of benefits of future expansion. However, the interests of the firm and its stakeholders are complementary. For the financial management is interesting in maximizing the value of the firm. देखो दोनों भी जो लोग होते हैं, मतलब क्या, फर्म और शेयर होल्डर्स, स्टेक होल्डर, जो भी कंपनी के लिए काम कर रहे हैं, रादर मी यू, जो भी हम इन्वेस्ट करते हैं कंपनी में, तो हम क्या सोचते हैं, मोस्ट प्रायोरिटी थिंग इज इंक्रीजिंग मैक्सिमाइजिंग द वैल्यू ऑफ फर्म, ठीक है। ये तो कॉम्प्लीमेंट्री है, मतलब क्या कि हाँ शेयर होल्डर्स का सब इंटरेस्ट है उसमें, उनका प्राइस बढ़ना चाहिए, फर्म का इंटरेस्ट है, सब बढ़िया है, बराबर है। लेकिन सबसे पहले मोस्ट इंपॉर्टेंट इज मैक्सिमाइजिंग द वैल्यू ऑफ फर्म, ठीक है। एंड द रियल इंटरेस्ट ऑफ स्टेक होल्डर्स ऑलवेज लाइज इन मैक्सिमाइजिंग दिस वैल्यू ऑफ फर्म। समझा क्या आपको क्या बोल रहे हैं, everyone real interest, यहाँ पे ध्यान दो, real interest of the stakeholders always lies in maximizing the value of firm, ठीक है। and this is the ultimate goal of the financial management. The dividend policy of the firm depends upon number of financial consideration. बहुत सारे financial considerations रहते हैं जो अभी हम बात नहीं करेंगे, but one of them is profitability. प्रॉफिट होगा देन हम लोग डिविडेंड बांटेंगे, है ना। द मोस्ट क्रिटिकल अमॉन्ग देम इज प्रॉफिटेबिलिटी, जो कि मैंने अब भी आपको बोला, मोस्ट इंपॉर्टेंट इज प्रॉफिटेबिलिटी। और भी चीजें हैं जो अभी डिस्कस नहीं करेंगे, विच इज टू बी डिस्कस्ड इन लॉ। Thus, there is a different dividend policy patterns which a firm may choose to adapt depending upon the suitability of the firm and its stakeholders. इधर आ जाओ, कौन कौन से डिफरेंट वो है डिविडेंड पॉलिसी, डिविडेंड में कौन कौन से डिफरेंट डिफरेंट ऑप्शंस है वो मैं आपको बता रही हूँ, ठीक है। वेट अ सेकेंड, यहाँ पे दिखेगा आपको, ये देखो। द मोस्ट प्रेवलेंट टाइप्स ऑफ डिविडेंड पॉलिसी आर रेगुलर डिविडेंड पॉलिसी, स्टेबल डिविडेंड पॉलिसी, इरेगुलर डिविडेंड पॉलिसी एंड नो डिविडेंड पॉलिसी, ठीक है। ये मोस्ट प्रेवलेंट है। और भी डिफरेंट टाइप्स ऑफ डिविडेंड पॉलिसी, आई थिंक नाम से आपको पता चल गया होगा कि रेगुलर, स्टेबल, इरेगुलर एंड नो डिविडेंड पॉलिसी का मीनिंग क्या होता है। देयरफॉर यहाँ पे वो वही बोलना चाह रहे हैं, आ जाओ इधर। देयर आर डिफरेंट डिविडेंड पॉलिसी पैटर्न्स विच अ फर्म में चूज टू अडॉप्ट। तो ये जो चार मैंने अभी आपको बताया, तो इसमें से वो कोई भी चूज कर सकते हैं, विच इज डिपेंडिंग अपॉन द सूटेबिलिटी ऑफ फर्म एंड इट्स स्टेक होल्डर। उसका भी मीटिंग वगैरह होता है शेयर होल्डर्स वगैरह के साथ में, फिर वही अपने को बोलते हैं कि कौन सा डिविडेंड पैटर्न फॉलो करना चाहिए, एंड देयर आफ्टर उस तरीके से वो
प्रोसेस करते हैं फर्दर। तो इधर आ जाओ, ये देखो डिविडेंड पॉलिसीज मैंने यहाँ पर ऊपर डाल के रखा है, रियल इंटरेस्ट ऑफ स्टेक होल्डर्स इन मैक्सिमाइजिंग द वैल्यू ऑफ फर्म, और दूसरी चीज आप यहाँ पे ऐड कर दो, मोस्ट इंपॉर्टेंट इज प्रॉफिटेबिलिटी। अगर प्रॉफिटेबिलिटी रहेगी तो ही डिविडेंड बांटेंगे, ठीक है। और जो स्टेक होल्डर्स वगैरह है वो किस चीज में ज्यादा उत्सुक रहते हैं, मैक्सिमाइजिंग द वैल्यू ऑफ फर्म। और ये यहां से अपन ने देख लिया डिफरेंट टाइप्स ऑफ डिविडेंड पॉलिसीज कौन सी होती है। आप लिख सकते हो आपके कॉपी में, ये देखो मैं बता देती हूँ, आप लिख लो यहाँ से, रेगुलर, स्टेबल, इरेगुलर, नो डिविडेंड। रेगुलर, इरेगुलर, और क्या देखा हमने, स्टेबल एंड नो डिविडेंड। कॉमन प्रेवलेंट है। हो गया। अब आ जाओ मर्जर्स एंड एक्विजिशंस एंड मर्जर्स पे। कम ऑन टू दिस, ये भी मैंने आपको बोला था पढ़ना। अच्छा, क्या होता है एक्विजिशन का, क्या मतलब होता है, एक्विजिशन का क्या मीनिंग होता है। समझो ये दो कंपनी है, एक्वायर का मतलब होता है इस कंपनी को पूरा खरीद ही लेना। मतलब मेरी जो XYZ कंपनी है और ये PQR कंपनी है, तो इसको मैंने खरीद लिया। अब ये कंपनी XYZ है, ये PQR नहीं है, इसका मतलब होता है एक्वायर कर लिया। और मर्जर मतलब क्या, मर्जर होता है ये PQR कंपनी है, ये XYZ कंपनी है, ये दोनों कंपनी एक एक दूसरे में मर्ज हो गई और तीसरी कंपनी फॉर्म हो गई ABC, ठीक है। ये एक्वायर मतलब होता है कि मैंने कुछ खरीद ही लेना, कोई कंपनी को मैंने बाय कर लिया। और ये मर्जर मतलब क्या, ये दोनों कंपनीज, समझो मीडियम साइज कंपनीज है, दो कंपनी ने सोचा हम लोग एक मर्ज होके एक हो जाते हैं, तो ये नई कंपनी डिसाइड होगी। समझा क्या, समथिंग लाइक दिस ये काम करता है। अच्छा, अब डिटेल में पढ़ेंगे वो क्या बोलते हैं। फर्म में एक्सपांड एक्सटर्नली थ्रू कोऑपरेटिव अरेंजमेंट। एक्सटर्नली ग्रो करना मतलब, देखो इंडस्ट्री में सिमिलर लाइंस के बहुत सारे कंपनीज होते हैं। कंपटीशन एक दूसरे का अगर चुरा लेना है, मतलब क्या, खत्म कर देना है, चुरा लेना छोड़ो, खत्म कर देना है, कंपटीशन मुझे रखना नहीं है, तो मैं क्या करती हूँ, दो कंपनीज को हम ऐसा थोड़ा बातचीत करके डिसाइड कर लेते हैं और मर्ज हो जाते हैं एक दूसरे में, या फिर एक्वायर कर लेते हैं कि भाई नो कंपटीशन, उसका झंझट ही नको, और मेरे पास पैसा भी है। व्हाट आई डू इज आई आइदर एक्वायर और मर्ज by acquiring other concern or entering into mergers. Acquisitions consist of either the purchase or lease. मैं खरीद ही लेती हूँ वो सामने वाली कंपनी को, ऑफ अ स्मॉलर फर्म, मेरे से छोटी कंपनी उसको मैंने परचेज कर लिया, बाय अ बिगर ऑर्गेनाइजेशन, बड़ी कंपनी ने छोटी कंपनी को खरीद लिया। मर्जर्स में बी अकम्प्लिश्ड विद अ मिनिमम कैश आउटले। हाँ, इस अगर अपने को एक्वायर करना है तो थोड़ा ज्यादा पैसा लगेगा, क्योंकि मैं कंपनी को ही खरीद ले रही हूँ, ठीक है। और मर्जर का क्या होता है, मर्जर के केस में व्हाट आई डू इज वैल्यूएशन होता है पूरा, है ना। दोनों कंपनीज का जो भी एसेट्स है, जो भी लाइबिलिटीज पे आउट कर देनी है, वो पूरा वैल्यूएशन होता है। देन जो इधर मर्ज हो रही है कंपनी, अब जो खत्म होने वाली है, जो मर्ज होके अब नया कंपनी बन रहा है, तो इनके शेयर होल्डर्स का क्या, वो सारा वैल्यूएशन होता है। तो ज्यादा इसमें क्या होता है, इन इन चीज में, मर्जर में मोर कंसर्न इज अबाउट वैल्यूएशन। और एक्वायर में तो भाई अपन पूरा ही एक्वायर कर रहे हैं वो कंपनी का, जो कंपनी हम एक्वायर कर रहे हैं उसका पूरा वैल्यूएशन होगा, हम बोलेंगे बता कितना पे करना है तेको, क्योंकि हम तो परचेज कर रहे हैं ना। परचेज में क्या होता है, उसको सिर्फ पूछना है भाई कितना पैसा देना है बोल, है ना। और मर्जर में यू नीड टू वैल्यू एवरीथिंग। तो अभी यहाँ पे अगर बात करेंगे अपन, इन शॉर्ट अगर मैं बोलूँ तो एक्विजिशन में थोड़ा ज्यादा पैसा लगता है, मर्जर्स में वी कैन डू इट बाय मिनिमम कैश आउटले। तो दीज इन्वॉल्व मेजर प्रॉब्लम्स ऑफ वैल्यूएशन एंड कंट्रोल। अभी मैंने आपको बोला द प्रोसेस ऑफ वैल्यूइंग अ फर्म एंड इट्स सिक्योरिटीज इज डिफिकल्ट, कॉम्प्लेक्स एंड प्रोन टू एरर्स, बट ऑब्वियसली चीज है। एसेट्स वगैरह है, एग्जैक्टली कैसे वैल्यू करूं, एसेट्स का कीमत क्या होगा। अब अच्छा, बेच भी नहीं रही हूं, सिर्फ वैल्यू निकालना है। एसेट रखी है मेरे मतलब कंपनी में रखी है एसेट, उसको मैं वैल्यूएशन करना है मुझे, मैं बेच नहीं रही हूं अभी, तो उसका वैल्यूएशन करना वगैरह वगैरह। सो इट इज क्वाइट डिफिकल्ट, कॉम्प्लेक्स एंड प्रोन टू एरर्स।
The finance manager should therefore go through a valuation process very carefully. The most difficult interest of to value in a corporation is that of equity shareholders because he is a residual owner. किसी ने मुझे YouTube पे पूछा था मैम इसका मीनिंग क्या होता है रेसिडुअल ओनर का, ठीक है। रेसिडुअल ओनर वो होता है सबको पे आउट करने के बाद किसको पेमेंट करते हैं हम, इक्विटी वालों को। देखो जब ज्यादा प्रॉफिट होता है तो वो किसको जाता है, इक्विटी वालों को जाता है। देखो फिक्स्ड रेट किसको किसको जाता है, समझो कोई फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है उनको फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट जाएगा, डिबेंचर्स को फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट जाएगा, प्रेफरेंस वालों को फिक्स रेट ऑफ डिविडेंड जाएगा, बट इक्विटी वालों को बचा कुचा पूरा जितना प्रॉफिट रहेगा वो सब इक्विटी वालों को जाएगा, एक तो इन द फॉर्म ऑफ डिविडेंड, नहीं तो रिटेन्ड अर्निंग्स एक्सपांशन के लिए। एक्सपांड होने के बाद में जो प्रॉफिट कमाएंगे वो किसका है, इक्विटी वालों का ही है, ठीक है। और रिस्क में भी इक्विटी शेयर कैपिटल है, मतलब अगर समझो कंपनी ने आज सोचा मुझे वाइंड अप करना है तो सबसे पहले खड़े होंगे कौन, ये जो भी जिन्होंने डेट दिया है कंपनी को। डेट मतलब क्या, डिबेंचर्स वाले, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस वगैरह जिन्होंने पैसा दे रखा है कंपनी को, जो फिक्स रेट ऑफ है ना इंटरेस्ट लेकर जा रहे हैं, उनको सबसे पहले पे करेंगे, उनका ज्यादा रिस्क नहीं है। फिर पेमेंट करेंगे हम प्रेफरेंस वालों को, प्रेफरेंस का पूरा इंटरेस्ट के साथ में पूरा जो भी उनका पैसा रहेगा, मतलब क्या जितने में उन्होंने शेयर खरीदे होंगे, विच इज कॉल्ड एज आई थिंक ये ऐसा होता है ना कुछ कि भाई तुमने पर शेयर, एक शेयर के लिए 100 रुपया दिया है और तुमको 10% डिविडेंड भी मिलता है इसके ऊपर, तो क्या 10% मतलब ये 10 रुपया, तो ये पूरा पे करना, ये प्लस ये बेसिक अमाउंट 100, ये पहले पे आउट कर देना प्रेफरेंस वालों को, और उसके बाद में आते हैं इक्विटी वाले, ठीक है। तो इसलिए वो बोल रहे हैं कि इट इज यू नो क्या, इट इज डिफिकल्ट, द मोस्ट डिफिकल्ट इंटरेस्ट टू वैल्यू इन द कॉर्पोरेशन इज दैट ऑफ इक्विटी शेयर होल्डर बिकॉज ही इज अ रेसिडुअल ओनर। सबसे आखिरी का कैलकुलेशन करना, वो होता है ना ऐसा स्टार मार्क करके बैलेंसिंग फिगर, दैट इज द डिफिकल्ट पार्ट, उसको बोलते हैं रेसिडुअल ओनर, ठीक है। ऑल राइट, रोल ऑफ फाइनेंस एग्जीक्यूटिव ये हम पढ़ चुके थे, है ना, वापिस एक बार थोड़ा सा ध्यान से पढ़ लेते हैं। फाइनेंशियल एनालिसिस एंड प्लानिंग, देन इन्वेस्टमेंट डिसीजन, उसके बाद में फाइनेंशियल एंड कैपिटल स्ट्रक्चर, मतलब लाइबिलिटी कितना रखना है, असेट कितना रखना है ना, रेजिंग फंड्स ऑन फेवरेबल टर्म्स एज पॉसिबल, दैट इज कॉम्पोजिशन ऑफ लाइबिलिटीज, लाइबिलिटीज कितनी रेज करनी है और ओनर्स फंड्स वगैरह कितना रहेगा, ठीक है। देन मैनेजमेंट ऑफ फाइनेंशियल रिसोर्सेज, दैट इज वर्किंग कैपिटल वगैरह, पूरा ही होता है उसमें, क्या कैश कैसा मैनेज करे, स्टॉक कैसा मैनेज करे, क्रेडिटर्स डेटर्स, है ना, बैंक ओडी, इसको कैसा मैनेज करे। रिस्क मैनेजमेंट, दैट इज प्रोटेक्टिंग असेट्स। धंधा करने में ऐसा नहीं होना चाहिए कि पूरा मतलब जो है कंपनी का सब बह रहा है, ऐसा नहीं, दे नीड टू डिसाइड क्वाइट केयरफुली। कौन करता है ये सब काम, CFO, ठीक है, चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर। हो गया क्या, ये यहां तक हमने पढ़ लिया। अभी आते हैं नोट 4 पे, मतलब FM पार्ट 4, ठीक है। 6.4 सोर्सेस ऑफ फाइनेंस। फाइनली we are on to a very very big and important part of this particular topic, that is sources of finance। कहाँ से डिफरेंट टाइप जहां से पैसा जमा होगा। अब सबसे पहले तो उन्होंने बोला है कि भाई अपने को पर्पस, जिसके लिए अपने को फाइनेंस लगता है, बिजनेस फर्म नीड फाइनेंस मेनली फॉर 2 पर्पस, एक लॉन्ग टर्म डिसीजंस, दूसरा वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट्स। इसका संबंध होता है कैपिटल बजटिंग से। कैपिटल बजटिंग मतलब सारा पूरा असेट्स खरीदते हैं हम, लॉन्ग टर्म असेट्स, प्लांट मशीनरी, लैंड, बिल्डिंग, ये क्या हो गया, सारे बिग डिसीजंस है और जिसके लिए इन्वेस्टमेंट भी ज्यादा लगता है, प्लस लॉन्ग टर्म के लिए चलते हैं। ये लैंड वगैरह, बिल्डिंग, ये मशीनरी, ये क्या साल 2 साल की बातें है क्या, नहीं, ह्यूज लॉन्ग टर्म तक चलती है। और दूसरा क्या, वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट, इसके लिए अपने को लगता है पैसा। कहाँ से लाएंगे देखेंगे। द लॉन्ग टर्म डिसीजंस ऑफ द फर्म्स इवॉल्व, क्या क्या होते हैं, सेटिंग अप ऑफ फर्म, एक्सपांशन, डाइवर्सिफिकेशन, मॉडर्नाइजेशन, अदर सिमिलर कैपिटल एक्सपेंडिचर डिसीजन। देखो कोई कंपनी अगर खड़ी करता है ना तो खुद के दम पे खड़ी नहीं करता है। ऐसा नहीं बोलता है कि ठीक है मैं अकेले आज, है ना, सोच के मेरे माइंड में एक प्लान है और मैं आज एक बहुत बड़ी कंपनी को ऐसे ओपनिंग कर देता हूँ। नो, फर्स्ट ऑफ ऑल यू नीड स्पेस। स्पेस हो गया तो आपने जो भी प्रोजेक्ट डिसाइड किया, एक तो अगर मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न होगा तो आपको बड़ी मशीन्स लगेगी,
आपको लोग लगेंगे, है ना, लेबर लगेगा उस टाइप का जो वो मशीन और उस प्रोडक्ट को बनाने के लिए इजी हो। देन उसके बाद में आपको क्या लगेगा, इक्विपमेंट्स लगेंगे कुछ, फिर उसके बाद में आपको लगेगा, क्या लगेगा, यहाँ पर दिया है देखो, मतलब जगह, मतलब ये दोनों आ गए उसमें, लैंड एंड बिल्डिंग्स। लैंड होगी तो एक तो बिल्डिंग को बना लो, नहीं तो फिर रेंटेड बिल्डिंग ले लो। देन प्लांट मशीनरी, मेनली ये खर्चा फिक्स्ड एसेट में, उसके सिवा आपका काम नहीं होने वाला है। दूसरा क्या, सेटिंग अप ऑफ फर्म करना है। सेटिंग अप में सब आ गया, ये प्लांट मशीनरी लैंड बिल्डिंग, ठीक है। एक्सपांशन करना है, अगेन आपको 2-3 प्लांट मशीन बढ़ा देना है, आपको थोड़ा सा स्पेस बढ़ाना है, आपको गोडाउन का स्पेस बढ़ाना है। एक्सपांशन, एक्सपांशन में और भी चीजें आती है कि आपके कुछ 4 प्रोडक्ट्स है जो आपने डिजाइन किया, आपको और 4 प्रोडक्ट्स बनाने हैं, ठीक है। सो दैट वे एक्सपांशन। डाइवर्सिफिकेशन मतलब आप अभी कुछ समझो फूड प्रोडक्ट में डील कर रहे थे, अभी आपको फूड प्रोडक्ट से थोड़ा सा ऐसा बेबी प्रोडक्ट्स में भी जाना है, मतलब बेबी फूड प्रोडक्ट्स, ठीक है। अभी तक आप नॉर्मल फूड प्रोडक्ट्स बना रहे थे, अभी आपको थोड़ा सा डाइवर्जन होकर बेबी फीड फूड प्रोडक्ट्स भी बनाना है। देन उसमें और क्या बोल सकती हूँ मैं आपको, समझो किसी का मेडिकल है तो मेडिकल के साथ में जनरल स्टोर्स भी खोल लेना। सो दैट वे इट इज कॉल्ड एज डाइवर्सिफिकेशन, ठीक है। मॉडर्नाइजेशन एंड अदर सिमिलर कैपिटल एक्सपेंडिचर डिसीजन। जैसे अगर मैं आपको डाइवर्सिफिकेशन की बात करूं तो रिलायंस का अगर अगर एग्जांपल लेंगे अपन, तो उनका क्या है, टेलीकॉम है। टेलीकॉम से देखो पूरा टेक्सटाइल वगैरह में आना, इसको क्या बोलते हैं, डाइवर्सिफाई। समझा क्या आपको? टेलीकॉम मतलब ये पूरा नेटवर्क, मोबाइल, अपन जो रिचार्ज विचार्ज करते हैं, है ना, इसमें सब में है। और तुरंत वहां से चेंज होके कहाँ से कहाँ पे आ गए वो, टेक्सटाइल में, मतलब कि कपड़ा वगैरह में, तो इसको बोलते हैं डाइवर्सिफिकेशन। मॉडर्नाइजेशन, मॉडर्नाइजेशन मतलब अभी की दुनिया के हिसाब से प्रोडक्ट्स को लॉन्च करना। एंड अदर सिमिलर कैपिटल एक्सपेंडिचर डिसीजन, ऑल दिस इन्वॉल्व ह्यूज इन्वेस्टमेंट एंड द बेनिफिट्स ऑफ विच विल यूजुअली सीन ओनली इन लॉन्ग टर्म, ठीक है। तो ऐसा नहीं कि आज एसेट्स खरीद ली, आज बिल्डिंग खरीद ली तो अगले साल कंपनी को प्रॉफिट ही प्रॉफिट होगा, माइंड ब्लोइंग, नहीं ऐसा नहीं होता। इसके जो रिजल्ट्स रहेंगे वो भी लॉन्ग टर्म में ही देखने को मिलेंगे, से 5-6 years 10 years ऐसे। इन एडिशन टू दिस दे आर ऑल्सो इरिवर्सिबल इन नेचर। माय गॉड, इरिवर्सिबल मतलब इरिवर्सिबल इन नेचर, हाँ देखो, इम्पॉसिबल टू चेंज बैक टू प्रीवियस कंडीशन, इम्पॉसिबल टू रिवर्स, इरिवर्सिबल हार्म। ये देखो और भी अगर आपको बताना है तो मीनिंग, हाँ यही देख लेते हैं ना, नॉट एबल टू बी अंडरडन और ऑल्टर्ड। अब इसको चेंज नहीं कर सकते, बदल नहीं सकते, उसका वो मीनिंग होता है। इन एडिशन टू दिस दे आर ऑल्सो इरिवर्सिबल इन नेचर। आपने प्लांट मशीनरी खरीद लिया, बिल्डिंग खरीद लिया, ये सब खरीद लिया, अगर आपका कंपनी नहीं चला तो ऐसा है क्या कि ठीक है थोड़ा सा टाइम में पीछे चले जाते हैं, कुछ खरीदा ही नहीं, ऐसा होगा क्या? नहीं। और इनको अगर बेचना है तो ओ माय गॉड बहुत हेडेक है। तो कंपनी ने पहले ऐसा प्लान करना चाहिए कि कंपनी चलेगी, मेरे पास में 5-6 साल का प्लान होना चाहिए कंपनी को जगाने का, सरवाइव करवाने का, ठीक है। वर्किंग कैपिटल इज रिक्वायर्ड टू सपोर्ट द स्मूथ फंक्शनिंग ऑफ नॉर्मल बिजनेस ऑपरेशंस ऑफ द कंपनी। अच्छा देखो, अगर डेटर्स होंगे, क्रेडिटर्स होंगे, तो समझो मैंने आज डेटर्स क्रिएट कर लिए और क्रेडिटर्स भी क्रिएटेड है, अगर मुझे नॉर्मल पोजीशन पे आना है तो मैं क्या कर दूंगी, डेटर्स को बोलूंगी कि एक काम करो भाई मेरे को पेमेंट कर दो, आई एम एट माई नॉर्मल पोजीशन। मतलब देखो 1 लाख के डेटर्स क्रिएटेड है, 1 लाख मैंने आज रिसीव कर लिए तो आई एम एट नॉर्मल पोजीशन। मतलब इरिवर्सिबल है क्या? या नहीं, रिवर्सिबल है, ठीक है। क्रेडिटर्स है, 2 लाख के क्रेडिटर्स है, मैंने उनको पेमेंट कर दिया, अब क्रेडिटर्स है क्या? नहीं है। प्लांट मशीनरी लैंड बिल्डिंग इनका क्या करूं? समझा क्या आपको? इसलिए बोल रहे वो दे आर ऑल्सो इरिवर्सिबल इन नेचर, ठीक है। सो 2 चीजें क्या है अपना, लॉन्ग टर्म फाइनेंस एंड एक वर्किंग कैपिटल फॉर स्मूथ फंक्शनिंग ऑफ द बिजनेस। अब ये बार बार मुझे पूछना नहीं है वर्किंग कैपिटल मीनिंग क्या, जहां पे भी वर्किंग कैपिटल आया तो थोड़ा ध्यान रख लो, कैश, डेटर्स, क्रेडिटर्स, बैंक ओडी, स्टॉक, है ना। अब स्टॉक में, अब यहाँ पे समझो आपका स्टॉक है, इन्वेंट्री है से 5 लाख का, एक काम करो उसको बेच दो, थोड़ा सा ज्यादा ही पैसा देके जाएगा वो, क्योंकि नॉर्मली स्पीकिंग, नॉर्मली बोल रही हूँ, कोई भी प्रोडक्ट जो होता है, एनीथिंग, कोई भी चीज, जैसा मोबाइल है, ये देखो मेरा जो ये कीबोर्ड है वो, या माइक बोलो,
कि क्या होता है, अगर समझो 2 महीने पहले देखा होगा तो 600 रुपए का होगा, अभी अगर देखेंगे तो इट इज 700। समटाइम्स दे आर ऑन डिस्काउंट, बट ज्यादा करके इसका प्राइस बढ़ ही जाता है। ठीक है, फूड प्रोडक्ट में भी देखो, आप कभी फ्रूट लेने जाओ, एप्पल कभी कोई जमाने में बिकता था क्या 50-60 में, अभी क्या बिकता है 100, 120, 150 में, 200 में भी। तो कुछ ये जो प्रोडक्ट्स होते हैं जो अपन स्टॉक करके रखते हैं, इनका दाम बढ़ता है। और ये जो होता है, ये लैंड बिल्डिंग बोल रही हूँ, प्लांट मशीनरी, ये डेप्रिशिएट होता है, इसका वैल्यू कम होता है, पर प्रोडक्ट का वैल्यू तो बढ़ता है। तो नॉर्मली बात करूँ तो ये जो स्टॉक होता है इसका प्राइस बढ़ेगा ही, मे बी 5.5 लाख में बिक जाएगा। सो आई एम एट बैक, मतलब मेरा पोजीशन चेंज हो सकता है कि भाई ठीक है मेरे पास स्टॉक पड़ा है ना, आज कंपनी बंद करना है, बेच दूंगी सारा। ठीक है, तो देयरफॉर इट सेज दैट स्मूथ फंक्शनिंग। मैं ये क्यों एक्सप्लेन कर रही हूँ आपको, ये जो स्टॉक वॉक बेचने का बात कर रही है, ये बात करी है ना इन्होंने, दे आर ऑल्सो इरिवर्सिबल इन नेचर, इसलिए बोल रही हूँ। ठीक है, फाइनेंस नीड्स ऑफ बिजनेस, देखो ये थोड़ा एमसीक्यू के लिए आपको पूछ सकते हैं। लॉन्ग टर्म फाइनेंस की जरूरत किस किस के लिए पड़ती है, प्लांट मशीनरी लैंड बिल्डिंग के लिए, क्योंकि इसमें हेवी इन्वेस्टमेंट होता है एंड ऑल दिस इज अ फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट। ठीक है, ये करना ही पड़ता है। तो कोई भी पर्सन जो मैन्युफैक्चरिंग वगैरह में आएगा या कोई कंपनी खोलेगा, तो ये बेसिक चीजें हैं, लगेगी, फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट लगेगा और लॉन्ग टर्म के लिए लगेगा। तो इट सेज दैट रिक्वायर फॉर अ पीरियड ऑफ 5 to 10 years, मे बी मोर देन दैट, है ना, एक्सीडिंग 5 to 10 years, इससे ज्यादा समय भी हो सकता है, मे बी 15 years, 20 years, 25 years। ठीक है, और मीडियम टर्म मतलब क्या, पीरियड बिटवीन 1 to 5 years, period between 1 to 5 years. Identification of medium term finance needs is arbitrary. Sometimes long term requirements for which long term funds cannot be arranged immediately. कभी कभी ऐसा होता है कि लॉन्ग टर्म फंड्स को मैं इमीडिएटली अरेंज नहीं कर पा रही हूँ, तो फिर मेरा मीडियम टर्म सोर्सेज से काम चलाना पड़ेगा। इसके लिए बेस्ट एग्जांपल इज प्रेफरेंस कैपिटल, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, दिस जनरेटिंग मीडियम टर्म फाइनेंशियल नीड्स। ठीक है, मीडियम टर्म में भी आप बोल सकते हो कि थोड़ा सा ये प्लांट मशीनरी की बात कर सकते हैं, लैंड बिल्डिंग तो इट्स लॉन्ग टर्म ओनली। शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल नीड्स, इट इज रिलेटेड टू इन्वेस्टमेंट इन करंट एसेट्स, करंट एसेट्स मतलब स्टॉक, डेटर्स, कैश एक्सेट्रा, दैट इज वर्किंग कैपिटल। इन्वेस्टमेंट इन दीज एसेट्स इज कॉल्ड एज वर्किंग कैपिटल। द रिक्वायरमेंट्स ऑफ वर्किंग कैपिटल डिपेंड्स अपॉन नंबर ऑफ फैक्टर्स एंड मे डिफर फ्रॉम इंडस्ट्री टू इंडस्ट्री। अब ये मत पूछना क्या, ठीक है, बस इतना समझ लो, इट डिफर्स फ्रॉम इंडस्ट्री टू इंडस्ट्री। टेक्सटाइल का अलग होगा, है ना, नॉर्मल इलेक्ट्रॉनिक्स चीजों का अलग होगा। क्या अलग होगा, ये स्टॉक, डेटर्स, कैश मेंटेनेंस का जो पॉलिसी है वो अलग होगा। दे आर यूजुअली रिक्वायर्ड फॉर अ पीरियड ऑफ अप टू 1 year। तो आपको ये एमसीक्यू पैटर्न में पूछ सकते हैं कि भाई लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल नीड्स पीरियड बताओ, मीडियम का बताओ, शॉर्ट का बताओ। देन उसके बाद में अगर लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल नीड्स है तो क्या क्या फाइनेंस होता है उससे, प्लांट मशीनरी लैंड बिल्डिंग्स। मीडियम टर्म्स में उन्होंने स्पेसिफिक कुछ बोला नहीं है, बट जो भी मीडियम टर्म एक्सपेंस होंगे वो यहाँ से होंगे। बेस्ट एग्जाम्पल इज प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। और शॉर्ट टर्म मतलब क्या, करंट एसेट्स में इन्वेस्टमेंट होगा उसका, स्टॉक, डेटर्स, कैश वगैरह, मेनली आप समझो स्टॉक। ठीक है, फाइनेंस सोर्सेस ऑफ ए बिजनेस कैन बी क्लासिफाइड एज फॉलोज। अच्छा, लॉन्ग टर्म सोर्सेस, मुझे लगा लैंड बिल्डिंग ये खरीदना है, प्लांट मशीनरी खरीदना है, मैं क्या करूंगी, कहाँ से पैसा रेज करूंगी, शेयर्स, शेयर्स निकालूंगी कि शेयर्स को सब्सक्राइब करो, मुझे ये लेना है। डिबेंचर्स, लॉन्ग टर्म लोन, ठीक है, लॉन्ग टर्म लोन, शेयर्स, डिबेंचर्स, लॉन्ग टर्म लोन। मीडियम टर्म अगेन इट सेज डिबेंचर्स, क्योंकि डिबेंचर्स देखो वो भी होते हैं, मतलब क्या, रेडीमेबल डिबेंचर्स, इरेडीमेबल डिबेंचर्स, कन्वर्टेबल डिबेंचर्स, नॉन कन्वर्टेबल डिबेंचर्स, तो बहुत सारे टाइप्स होते हैं उसमें। तो ये लॉन्ग टर्म वाले तो समझो इरेडीमेबल होंगे, जो रिडीम नहीं होते, कंपनी वाइंड अप होंगे वो टाइम पे मिल जाएंगे। और ये क्या, रेडीमेबल डिबेंचर्स जो 5 साल में, 6 साल में रिडीम हो जाएंगे। तो मीडियम टर्म सोर्सेस, पब्लिक डिपॉजिट्स, बैंक, ओडी, ये है मीडियम टर्म। और शॉर्ट टर्म सोर्सेस क्या हो सकते हैं, ट्रेड क्रेडिट, क्रेडिटर्स को बोल दिया भाई क्रेडिट पे मेरे को क्या कर दो, ये पर्टिकुलर चीज मुझे 2 महीना के क्रेडिट पे दे दो, शॉर्ट टर्म सोर्सेस। एडवांस फ्रॉम कमर्शियल बैंक्स, कमर्शियल बैंक के पास मैं गई और मैंने बोला कि भाई थोड़े, है ना, 6 महीने के लिए मुझे क्या चाहिए आपसे, एडवांस चाहिए, है ना, तो दे दो। एडवांसेस फ्रॉम कस्टमर्स, ठीक है, कस्टमर्स मतलब कौन, अपने जो क्रेडिटर्स होंगे, जहाँ से अपन रॉ मटेरियल बोलो या कोई चीज़ खरीदते हैं अपने कंपनी में यूज़ करने के लिए, मैन्युफैक्चरिंग कंपनी में यूज़ करने के लिए। ठीक है,
समझा क्या आपको फाइनेंशियल सोर्सेस क्या क्या होते हैं? शेयर्स, डिबेंचर्स, लॉन्ग टर्म लोन, पब्लिक डिपॉजिट्स, बैंक ओडी, ट्रेड क्रेडिट, एडवांस फ्रॉम कमर्शियल बैंक्स एंड एडवांसेस फ्रॉम कस्टमर्स। अच्छा, ये वाला आपको एमसीक्यू में पूछ सकते हैं, है ना? डिफाइन की ये समझो आपको दे दिया, बताओ कौन सा सोर्स है ये, है ना? तो आपको बोलना पड़ेगा शॉर्ट टर्म सोर्स। ठीक है, अब आ जाओ नीचे। ये देखो यहाँ पे आपको क्लासिफाई करके दिया है। लॉन्ग टर्म इक्विटी है, प्रेफरेंस है, रिटेन्ड है, सब्सिडी एंड इंसेंटिव्स है। मीडियम टर्म में प्रेफरेंस शेयर कैपिटल है, ओनली दैट। और शॉर्ट टर्म में कुछ भी नहीं है। शॉर्ट टर्म का पैसा आपको ऐसे ही अरेंज करना पड़ेगा कि कमर्शियल बैंक को बोल दो कि भाई मुझे थोड़ा सा, है ना, एडवांस टाइम पीरियड दे दो कि मैं आपका पैसा बाद में भर दूंगा। फिर हम लोग क्या बोलेंगे, हमारे जो कस्टमर्स रहेंगे उनको बोलेंगे कि हमको 2-3 महीने का टाइम दे दो। तो बेसिकली अपने ये फंड्स में से कुछ नहीं होगा। ये जो ओनर्स फंड्स की बात कर रहे हैं, ओनर्स फंड्स, उसका कोई शॉर्ट टर्म ऐसा वो नहीं होता कि जहां से हम पैसा जमा कर लेंगे। इट इज लॉन्ग टर्म एंड मीडियम टर्म। मोस्टली लॉन्ग टर्म में होता है इक्विटी, प्रेफरेंस, डिविडेंड, है ना, रिटेन्ड अर्निंग्स, कैपिटल, सब्सिडी एंड इंसेंटिव्स। और क्या मीडियम में बोला है उन्होंने, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। मीडियम में अपन डिबेंचर्स को भी डाल सकते हैं। देन यहाँ पे बोरोड फंड, सॉरी देखो ये इक्विटी में खाली ये आएगा इक्विटी, सॉरी ओनर्स फंड्स, यहाँ पे आएगा इक्विटी, प्रेफरेंस, रिटेन्ड एंड कैपिटल, सब्सिडी। बोरोड में आएगा डिबेंचर्स। डिबेंचर्स भी बोरो, इसके ऊपर इंटरेस्ट पे करते हैं हम। दे आर ओनर्स। इक्विटी भी ओनर है, प्रेफरेंस भी ओनर है, रिटेन्ड अर्निंग्स ही हम किसको देते हैं, ओनर्स को ही देते हैं, इक्विटी प्रेफरेंस वालों को ही देते हैं। ठीक है, देन उसके बाद में बोरोड फंड्स, डिबेंचर्स, बॉन्ड्स, ये बोरोड फंड्स में जाता है। ठीक है, देन टर्म लोन्स फ्रॉम इंस्टीट्यूशन, रूपी लोन, फॉरेन करेंसी लोन, टर्म लोन फ्रॉम बैंक्स, ये इंस्टीट्यूशन हो गया, ये बैंक्स, वेंचर कैपिटल। अब ये देखो मैं बोल के कोई मतलब नहीं, क्योंकि आपको इसका मीनिंग नहीं पता, ये भी नहीं पता, सिक्योरिटाइजेशन क्या होता है ये भी नहीं पता, यूरो इक्विटी इश्यूज ये कुछ भी नहीं पता आपको। बस ये समझ जाओ थोड़ा, डिबेंचर्स आप जान सकते हो, पब्लिक डिपॉजिट्स, लोन फ्रॉम फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, कमर्शियल बैंक, लीज फाइनेंसिंग थोड़ा थोड़ा पता होगा, हायर परचेज इंस्टॉलमेंट फाइनेंसिंग थोड़ा थोड़ा पता होगा, ये आपको कुछ भी पता नहीं होगा। ट्रेड क्रेडिट, एडवांसेस फ्रॉम कस्टमर्स पता होगा, शॉर्ट टर्म प्रोविजंस ये पता होगा, बैंक एडवांसेस पता होगा, फैक्टरिंग नहीं पता, कमर्शियल पेपर्स, पब्लिक डिपॉजिट्स पता होगा, है ना, ये थोड़ा सा आपको पता होगा। ये नहीं पता, ये नहीं पता, जो नहीं पता वो नीचे सब आएगा। एवरी सॉर्ट ऑफ डिस्कशन इज डिस्कस्ड नीचे ऐसा पैराग्राफ्स में पूरा डिस्कस किया है, इसको क्या बोलते हैं। ठीक है, ये फैक्टरिंग, सिक्योरिटाइजेशन सब डिस्कस किया हुआ है। बट आप देख रहे हो कि कितना समंदर है एक कंपनी को खड़ा करना है। अगर आपके पास में फाइनेंस नहीं है तो कहाँ कहाँ से रेज कर सकते हैं, ये सारी चीजें फाइनेंशियल मैनेजमेंट। ओनर्स फंड्स में क्या क्या आएगा बताओ जल्दी, इक्विटी आएगा, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल आएगा। ठीक है, मेनली ये दो चीजें, रिटेन्ड अर्निंग्स वगैरह बहुत रेयरली आता है तो वो बाद में डिस्कस करेंगे। मेनली इक्विटी एंड प्रेफरेंस। कौन है, ओनर्स फंड्स, ये ओनर्स ऑफ द कंपनी है। और मेन अगर बात करें तो हुआ द यू नो प्राइमा फेसी, अगर आप रियल ओनर्स बोलेंगे तो इक्विटी शेयर होल्डर्स। ठीक है, क्योंकि प्रेफरेंस वालों को तो हम उनको पे बैक कर ही देते हैं हम लोग पैसा उनका, इक्विटी वाले बहुत रिस्क में रहते हैं। रियल ओनर्स अगर बोलेंगे तो इक्विटी। एंड बोरोड में क्या, डिबेंचर्स, जो भी बैंक से हम लेते हैं, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से लेते हैं, सिक्योरिटाइजेशन करते हैं, फैक्टरिंग करते हैं, ये पूरा बोरोड फंड्स है। ठीक है, नीचे आ जाओ। इक्विटी शेयर कैपिटल क्या होता है, ये देखो, इन्वेस्टेड बाय द ओनर्स ऑफ द कंपनी टुगेदर विद द रिटेन्ड अर्निंग्स। इक्विटी शेयर कैपिटल इज द कैपिटल इन्वेस्टेड बाय द ओनर्स ऑफ द कंपनी टुगेदर विथ रिटेन्ड अर्निंग्स। रिटेन्ड अर्निंग्स हम कंपनी में ही रहने देते हैं, किसके लिए, एक्सपांशन के लिए। फ्रॉम द प्रीवियस ईयर्स नॉट डिस्ट्रीब्यूटेड एज डिविडेंड। डिविडेंड जमा हो रहा है, जमा हो रहा है, जमा हो रहा है, हम बोल रहे हैं कंपनी हमको डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट मत करो, रिटेन्ड अर्निंग्स रख लो कंपनी के एक्सपांशन के लिए। तो जो प्रीवियस ईयर्स के पूरे है ना डिविडेंड नॉट डिस्ट्रीब्यूटेड रहता है वो पूरा बन जाता है रिटेन्ड अर्निंग्स। वो है किसका, इक्विटी वालों का ही, तो वो बोलते हैं कंपनी में इन्वेस्ट कर लो, तो वो इक्विटी शेयर कैपिटल में ही जाता है। ठीक है, इक्विटी शेयर कैपिटल इज अ बेसिक सोर्स ऑफ फाइनेंस फॉर एनी फर्म। बेसिक मतलब ये इक्विटी, प्रेफरेंस ये होता ही है, डिबेंचर्स भी होता ही है। तो वेरी बेसिक अगर बात करेंगे तो इक्विटी, इट रिप्रेजेंट द ओनरशिप इंटरेस्ट।
वो ऊपर ही डिस्कस कर लिया हमने, ओनर्स ऑफ द कंपनी। द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इक्विटी शेयर कैपिटल आर डायरेक्ट कॉन्सिक्वेंस ऑफ इट्स पोजीशन इन द कंपनीज कंट्रोल, इनकम एंड एसेट्स। मतलब देखो, इक्विटी शेयर कैपिटल आया तो इससे हम क्या खरीदेंगे? लैंड, बिल्डिंग, मशीनरी, पूरा डायरेक्ट कंट्रोल हो रहा है। देखो मतलब वी एज द ओनर्स ऑफ द कंपनी अगर अपन इन्वेस्ट कर रहे हैं कंपनी के इक्विटी में, तो डायरेक्टली हम लोग ऐसा समझो सिर्फ हमारा हमने वो दे दिया है, पैसा दे दिया, बाकी सारा मैनेजमेंट कंपनी करी, कंट्रोल हमारा है। कोई डिसीजन लेना है, कुछ भी, हमारी मीटिंग होगी, हम बोलेंगे तो वो डिसीजन वहां पे फिक्स रहेगा, नहीं तो वो डिसीजन नहीं रहेगा। दे आर द ओनली पीपल हु आर मैनेजिंग द कंपनी, बाकी कंट्रोल सब अपना रहता है। इसका इक्विटी का। तो इट सेज द डायरेक्ट कॉन्सिक्वेंस ऑफ हिज पोजीशन इन द कंपनीज कंट्रोल, इनकम एंड एसेट्स। इक्विटी शेयर कैपिटल डज नॉट हैव एनी मैच्योरिटी। वो ऐसा नहीं होता कि हाँ डिबेंचर्स में होता है इरेडीमेबल, रेडीमेबल, ऐसे डिफरेंट टाइप्स रहते हैं। प्रेफरेंस शेयर कैपिटल का मैक्सिमम पीरियड होता है 20 ईयर्स। आ जाओ नीचे मैं बताती हूँ, यहाँ पे देख लो एक बार, सो दैट है ना आपको समझ में आएगा कि क्या बात कर रहे हैं हम। रिडीम्ड विद इन द मैक्सिमम पीरियड ऑफ 20 ईयर्स, मतलब इसका एक स्पेसिफिक पीरियड है। इसे कंपनी 70 साल तक चलना है कंपनी ने, लेकिन प्रेफरेंस कैपिटल को 20 साल में निकाल देना पड़ेगा। दे हैव टू बी रिडीम्ड, मतलब उन लोगों को पैसा पे बैक कर देना पड़ेगा उनका। इक्विटी का ऐसा कुछ नहीं है, इट हैज नॉट गॉट एनी मैच्योरिटी। जब तक कंपनी रहेगी इक्विटी शेयर कैपिटल चलता रहेगा। एंड देयर इज नो कंपल्शन टू पे डिविडेंड। कितनी नाइंसाफी है ये, देखो कितनी नाइंसाफी है। दे आर सेइंग दैट इनका कोई मैच्योरिटी पीरियड नहीं है, इनको कोई कंपल्शन नहीं है डिविडेंड पेमेंट करने का, कोई ऐसा नहीं है कि हाँ पेमेंट करना ही पड़ेगा। क्यों भाई? These are the people at very much risk, बहुत ज्यादा रिस्क। चलेगी कंपनी तो चांद तक, नहीं तो रात तक, वेरी मच रिस्की। ठीक है, हाँ प्रेफरेंस शेयर कैपिटल वालों को इतना रिस्क नहीं है, उनको फिक्स पेमेंट ऑफ डिविडेंड मिलता है ना, इक्विटी से पहले ही मिलता है। एवरीथिंग इक्विटी के पहले वाइंड अप होगी कंपनी, तो इक्विटी के पहले प्रेफरेंस को हम लोग पे बैक करेंगे। ठीक है, देन उसके बाद में वो रिडीम भी हो जाते हैं, 20 साल में वो रिडीम हो जाएंगे। कंपल्शन है वो, अब क्या करें, वो बोला ही है, लॉ में बोला है, वी नीड टू डू दैट। इक्विटी का ऐसा कुछ नहीं है, और इक्विटी का ऐसा भी नहीं है कि भाई डिविडेंड पे ही करो, बहुत प्रॉफिट हुआ पे करेंगे, नहीं हुआ नहीं करेंगे पे। लॉ में उसके भी प्रोविजंस है, तो अब डिविडेंड पे करना चाहिए। ठीक है, और मेन बात बोले तो इट डिपेंड्स ऑन प्रॉफिटेबिलिटी, कंपनी को कितना प्रॉफिट हुआ है। द इक्विटी शेयर कैपिटल प्रोवाइड्स फंड्स मोर और लेस ऑन अ परमानेंट बेसिस, मतलब पैसा जाएगा तो आएगा कि नहीं इसकी गारंटी नहीं है। कंपनी चली तो चांद तक, नहीं तो रात तक। क्या बोल रहे हैं वो? मोर और लेस ऑन अ परमानेंट बेसिस। इट ऑल्सो वर्क्स एज अ बेस फॉर क्रिएटिंग द डेट एंड लोन कैपेसिटी ऑफ द फर्म। देखो एक बार इक्विटी शेयर कैपिटल जमा हो गया तो भाई देखो रेस्पॉन्सिबिलिटी कंपनी, अगर देखो कोई भी जो लोग रहेंगे, इक्विटी के प्रोवाइडर्स बहुत सारे रहेंगे, समझो इन्वेस्ट कर दिया मैंने, आज इन्वेस्ट कर दिया अपने फ्रेंड, मेरा कोई फ्रेंड होगा तो वो मुझे बोल रहा है, प्रोजेक्ट समझा रहा है, मैंने उसको एक बार पैसा दे दिया। समझो अगर एक बार पैसा डूब गया तो मैं और पैसा लगाऊंगी क्या बिजनेस में? तो ये इक्विटी वाले पैसा तो लगा रहे हैं अभी अभी, तो ये देखो बहुत सारे इक्विटी वालों ने पैसा लगा दिया। हाँ, और ये भी बोल के लगा दिया, मतलब ये अज्यूम्ड है कि भाई ये इतना रिस्की है कि बस जाएगा फंड, लेकिन आएगा कि नहीं इसकी गारंटी नहीं है। तो भाई एक बार अगर गया और वापस नहीं आया तो और शेयर होल्डर्स इन्वेस्ट करेंगे क्या कंपनी में? बोलो, खत्म, कंपनी डूब गया। फिर वहां पे लोग बोलेंगे एक बार इन्वेस्ट करके देख लिया, अब ताकत नहीं है, अब दूसरों को देखो, बैंक को देख लो, आप डिबेंचर होल्डर्स को देख लो, अगर वो आपको देते होंगे पैसा तो उनसे जमा कर लो, हम देने वाले नहीं है, इक्विटी वाले पैसा नहीं देंगे। हाँ, लेकिन अगर कंपनी अच्छा परफॉर्म कर रही है, रेस्पॉन्सिबिलिटी लेके बहुत अच्छा काम कर रही है, तो इक्विटी वाले क्या करेंगे, और लोग जमा हो जाएंगे, तो इक्विटी में है ना डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे अपना। ठीक है, उनको ये वो मान के चलते कि भाई हम रिस्क में ले रहे हैं, ये प्रॉफिट होगा तो हमको ही होगा, लॉस होगा तो भी हमको लेगा, लॉस हो गया तो और इन्वेस्ट नहीं करेंगे कंपनी में, प्रॉफिट होगा तो और इन्वेस्ट करेंगे, कंपनी की ही सोना चांदी है इसमें। ठीक है, इट वर्क्स एज अ बेस फॉर क्रिएटिंग लोन। हाँ, मैं ये एक्सप्लेन कर रही थी। अब एक बार हमने देख लिया इक्विटी से कितना पैसा रेज हो गया, क्योंकि कंपनी के ऊपर अब ये रेस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है कि भाई इनको पे बैक करना ही है, मुझे करना ही है इक्विटी वालों को। अब मैं डिसाइड करूंगी कि हाँ फलाना ढिमका मेरे पास 10 लाख रुपीज का इक्विटी जमा हो गया,
अब मेरे को अगर समझो रिक्वायर्ड है 15 लाख रुपया, अब मैं डिसाइड करूंगी कि मेरे को डेट कितना करना है और लोन कितना लेना है। डिबेंचर होल्डर्स को मुझे कितने डिबेंचर्स इशू करने हैं और मैं बाहर से कितना लोन ले सकती हूँ। मैं पहले ये डिसाइड नहीं करूंगी कि पहले डेट और लोन ले लूँ, पहले मैं डिसाइड करूंगी कि इक्विटी कितना क्रिएट कर सकती हूँ। ठीक है, इक्विटी क्रिएट होने के बाद में आई विल डिसाइड कि डेट और लोन कितना लेना है। बैलेंसिंग यहाँ पे कितना लेना पड़ेगा मुझे, 5 लाख। ठीक है, इट वर्क्स एज अ बेस फॉर क्रिएटिंग डेट एंड लोन कैपेसिटी ऑफ द फर्म। द एडवांटेजेस एंड लिमिटेशन। अब एडवांटेजेस बताओ तो क्या क्या है। ऊपर हमने पढ़ा परमानेंट सोर्स, ये अपन ने बोला यहाँ पे ऑन परमानेंट बेसिस, तो देखो इट इज अ परमानेंट सोर्स ऑफ फंड्स। द न्यू इक्विटी शेयर कैपिटल इंक्रीजेस द कॉर्पोरेट फ्लेक्सिबिलिटी। यस, अगर कंपनी अच्छा परफॉर्म कर रही है तो और शेयर होल्डर्स आएंगे, इन्वेस्ट करेंगे कंपनी में, अपना बेस बढ़ेगा, है ना, कैपिटल का बेस बढ़ेगा। फॉर द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ कैपिटल स्ट्रक्चरिंग प्लानिंग, फिर अपने को और डेट अपन कम कर सकते हैं, अपन लोन कम कर सकते हैं, क्योंकि इक्विटी वाले ही अपने को फाइनेंस कर दे रहे हैं। एडवांटेजेस, इक्विटी शेयर कैपिटल डज नॉट इन्वॉल्व एनी मैंडेटरी पेमेंट्स टू शेयर होल्डर्स। ऊपर अपन ने पढ़ा ना, क्या पढ़ा, नो कंपल्शन ऑन पेमेंट ऑफ डिविडेंड। ये भी कंपल्शन नहीं है कि इक्विटी वालों को उनका बेसिक भी आप पे करो। समझो मैंने लाख रुपया इन्वेस्ट किया और अगर कंपनी समझो किसी कारण से अगर शेयर प्राइस ड्रॉप हो रहा है, तो अपन ये बोलते क्या कंपनी को, नहीं मैंने 1 लाख दिया था तेरे को, मेरे को 1 लाख वापिस चाहिए। नहीं, अगर वो 1 लाख का 80,000 हो गया और आपको शेयर बेचना है तो आपको 80,000 ही मिलेंगे, 20,000 गए आपके, डूब गए। डज नॉट इन्वॉल्व एनी मैंडेटरी पेमेंट्स टू शेयर होल्डर्स। It may be possible to make further issue of share capital by using right offering. Right offering मतलब right issue वगैरह होता है कंपनी में, वो सारे ऑप्शंस यूज करते हैं। आई थिंक राइट इशू वगैरह आपको अक्षय मैम पढ़ाती होगी अकाउंट्स में। ठीक है, राइट इशू, बोनस इशू क्या होता है, ये सब आपको वो पढ़ाएगी। सिर्फ इतना ध्यान में रख लो, अगर इक्विटी का बेस बढ़ाना है तो राइट ऑफरिंग, बोनस वगैरह इशू होता है। इट मे बी पॉसिबल टू मेक फर्दर इशू ऑफ शेयर कैपिटल। In general, selling right shares involve no change in the relationship between ownership and control. ऐसा नहीं है कि अगर right issue कर दिया अपन ने तो ownership या control में कुछ difference आता है। No, ownership is still with the, क्योंकि right issue में क्या होता है मालूम है क्या, right issue थोड़ा सा आपको मैं उसका ये बता देती हूँ। कुछ प्राइस होता है, इट इज नॉट इक्विवेलेंट टू व्हाट इज द प्राइस जो मार्केट वैल्यू चल रहा है अभी शेयर का। राइट इशू ऐसा होता है कि भाई 10 रुपए में हम लोग राइट बेच रहे टू परचेज दीज मेनी शेयर्स। और बोनस में तो भाई पैसे ही चार्ज नहीं करते। अगर कंपनी अच्छा कर रही है तो एम्प्लॉयज वगैरह को ऐसी बोनस दे देती है या शेयर होल्डर्स को बोनस दे देती है कि हाँ इतने, अगर आपके पास में 10 शेयर्स है तो हम 2 शेयर्स आपको एज अ बोनस देंगे। बोनस का पैसा चार्ज कर रहे क्या, नहीं। तो इट विल नॉट अफेक्ट योर ओनरशिप एंड कंट्रोल। भाई आप पैसा चार्ज नहीं कर रहे ना तो हमारा ओनरशिप और कंट्रोल हैम्पर होगा क्या, नहीं, इट विल नॉट हैम्पर। राइट इशू में भी जितना मार्केट वैल्यू है शेयर का उतना नहीं लेते, थोड़ा मिनिमम अमाउंट रहता है जो चार्ज करके बोलेंगे कि इतना इतना शेयर परचेज करने का राइट है, तुमको खरीदना है तो तुम खरीदो, नहीं तो ये राइट किसी को ट्रांसफर कर दो। ठीक है, ये आपको डिटेल में अक्षय मैम अकाउंट्स में पढ़ाएगी, कंपनी अकाउंट्स में। ठीक है, वहां से आप देख लेना। लिमिटेशंस ऑफ इक्विटी शेयर फाइनेंसिंग, देखो पर्टिकुलरली अगर ये क्वेश्चन पूछा तो मे बी 4 to 5 मार्क्स के लिए पूछेंगे, तो आपको ये एडवांटेजेस इतने तो लिखने ही पड़ेंगे मिनिमम। अगर आप इसमें से भी बोलेंगे हमको 2 ही याद आ रहे मैडम, वैसा मत करना, चारों भी याद आ सकते हैं एंड इट इज वेरी इजी। परमानेंट सोर्स ऑफ फाइनेंस, कॉर्पोरेट फ्लेक्सिबिलिटी होता है ना, अगर न्यू शेयर कैपिटल इंक्रीज कर रहे हैं तो देन इट डज नॉट इवॉल्व एनी मैंडेटरी पेमेंट, जैसा डिविडेंड बोलो या इक्विटी शेयर कैपिटल को वापस पे बैक, इट इज अ परमानेंट सोर्स ऑफ फाइनेंस यार। मतलब कंपनी जब तक वाइंड अप हो गई, और वाइंड अप में भी अगर इक्विटी वालों को कुछ बचा नहीं तो छोड़ देंगे, इक्विटी वाले बोलेंगे बाय हम लोग जा रहे हैं, या उनको मांगने का कोई राइट नहीं है। हाँ, कंपनी के पास में अगर सबको पेमेंट करने के बाद में जो बच गया फिर वो इक्विटी वालों का। ठीक है, सो और क्या बोल रहे हैं, फर्दर इशू करना भी पॉसिबल है विथ राइट इशू, बोनस वगैरह से, एंड इट विल नॉट हैम्पर द ओनरशिप एंड कंट्रोल ऑफ द, है ना, शेयर होल्डर्स। और लिमिटेशंस ऑफ इक्विटी शेयर फाइनेंसिंग, इसके क्या नुकसान है। कॉस्ट ऑफ कैपिटल इज द हाइएस्ट ऑफ ऑल सोर्स, डिबेंचर्स का सबसे कम, प्रेफरेंस का थोड़ा ज्यादा, इक्विटी वालों का सबसे ज्यादा। अगर वो आपको देखना है तो यू कैन सी इट हियर, वहां पे देखा था अपन ने, कॉस्ट ऑफ कैपिटल अपन ने देखा था ना,
दिख जा यार जल्दी। वो भी देखा था ना अपन ने, इक्विटी शेयर कैपिटल 16%, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल आई थिंक 12%। नहीं, अभी तो नहीं दिख रहा है मुझे। ठीक है, मैं आपको बाद में बता दूंगी वो, नहीं तो आपने अभी थोड़ी देर पहले देखा होगा इक्विटी वालों का सबसे हाई होता है क्या, कॉस्ट ऑफ कैपिटल। सबसे ज्यादा अगर प्रॉफिट होगा तो सबसे ज्यादा अपन कॉस्ट किसको देंगे, मतलब कॉम्पेंसेशन किसको देंगे, इक्विटी वालों को। समझा क्या, कॉस्ट ऑफ कैपिटल इज द हाईएस्ट। इक्विटी शेयर कैपिटल हैज अ बर्डन ऑफ कॉर्पोरेट डिविडेंड टैक्स, डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स बोलते। तो जो भी कंपनी डिविडेंड देती है उनको भरना पड़ता है सबसे पहले कॉर्पोरेट डिविडेंड टैक्स, तो इसका बर्डन होता है। डिविडेंड क्या एक या दो शेयर होल्डर्स को दे रही है क्या, नहीं, सारे शेयर होल्डर्स को दे रही है। और शेयर कैपिटल क्या कम है क्या भाई, करोड़ों में है, तो टैक्स भी करोड़ों में होता है। तो उसका बर्डन किसके ऊपर है, कंपनी के ऊपर। न्यू इश्यू ऑफ इक्विटी में रिड्यूस द ईपीएस दैट इज अर्निंग पर शेयर ऑफ द कंपनी। ऑफ कोर्स, जैसे फॉर एग्जाम्पल समझो 1 लाख का इक्विटी है और 1000 इक्विटी होल्डर्स है अभी, तो कितना बन गया, पर इक्विटी ₹100 होगा। समझो यही 1 लाख है और अपन ने क्या कर लिया, न्यू इशू कर दिया, से राइट इशू, बोनस इशू, जो भी ये करके अपना समझो ये 1200 हो गया। अब कितना हो गया बताओ, अब कितना हो गया ये बताओ, ये हो गया 83.33। ये ऑटोमेटिकली रिड्यूस हो गया क्या, ईपीएस। न्यू इशू किया हमने ऑफ इक्विटी में रिड्यूस द ईपीएस दैट इज अर्निंग पर शेयर ऑफ द कंपनी। प्रॉफिट तो अभी भी इतना ही है, 1 लाख प्रॉफिट था पहले, 1000 शेयर होल्डर्स थे, अभी 1 लाख प्रॉफिट है, अभी 1200 शेयर होल्डर्स है, तो ईपीएस क्या हो गया, कम हो गया, अर्निंग पर शेयर। ठीक है, ये क्या है, लिमिटेशंस, एडवांटेजेस, लिमिटेशन। अब आ जाओ प्रेफरेंस शेयर कैपिटल पे। इट सेज प्रेफरेंस शेयर कैपिटल इज ऑल्सो ओनर्स कैपिटल बट हैज अ मैच्योरिटी पीरियड। अगर मैं रियल ओनर्स बोलूं तो दोज आर इक्विटी, क्योंकि वो परमानेंटली अपना कैपिटल प्रोवाइड कर दे रहे कंपनी को। दे डोंट प्रोवाइड परमानेंटली, दे हैव अ मैच्योरिटी पीरियड एंड दैट इज टू बी रिडीम्ड विद इन अ मैक्सिमम पीरियड ऑफ 20 ईयर्स। उससे कम भी हो सकता है, से 3 ईयर्स में कोई रिडीम कर देता है, कोई 5 ईयर्स में, कोई 7 ईयर्स में। ठीक है, फ्रॉम द डेट ऑफ इशू। द रेट ऑफ डिविडेंड पेएबल ऑन प्रेफरेंस शेयर इज ऑल्सो फिक्स्ड। जैसा मैंने आपको बोला ना 10% प्रेफरेंस शेयर, 11% प्रेफरेंस शेयर, तो उनका जो रेट ऑफ डिविडेंड है वो फिक्स्ड है एज अगेंस्ट द इक्विटी शेयर कैपिटल। द प्रेफरेंस शेयर हैव 2 रेफरेंसेस, क्या क्या, पेमेंट ऑफ डिविडेंड, उनको अपन डिविडेंड प्रॉपर टाइमली पे करते हैं हमेशा। प्रेफरेंस विद द रेफरेंस टू रीपेमेंट ऑफ कैपिटल इन केस ऑफ लिक्विडेशन ऑफ द कंपनी। मेनली हर साल उनको फिक्स रेट ऑफ डिविडेंड जाता है, जो भी प्रेफरेंस शेयर कैपिटल का रेट होगा। एंड दूसरा, जब कंपनी वाइंड अप होगी, लिक्विडेट होगी, इक्विटी वालों को पे करने से पहले पूरा का पूरा हम अमाउंट किसको पे करेंगे, प्रेफरेंस वालों को, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल वालों को। So it has got 2 references with respect to payment of dividend and with reference to repayment of capital in case of liquidation of the company. However, preference share capital represents an ownership interest and not a liability. देखो ऊपर अगर अपन ने चार्ट में देखा हो तो ओनर्स फंड्स में क्या लिखा है, इक्विटी, प्रेफरेंस, और बोरोड में क्या लिखा है, डेट में क्या लिखा है, डिबेंचर्स, और बहुत सारी चीजें लिखी है। तो हम लोग इनको प्रेफरेंसेस देते हैं, मतलब क्या, डिविडेंड में लिक्विडेशन हो रहा है तो रीपेमेंट करते हैं, है ना, फिर भी दे गेट द ओनरशिप टाइटल, ओनरशिप इंटरेस्ट एंड नॉट अ लाइबिलिटी। ये हमारी लाइबिलिटी नहीं है, हमारा ओनर्स फंड्स ही होता है। लाइबिलिटी मतलब क्या, डिबेंचर्स लाइबिलिटी हो गया, बैंक लोन लाइबिलिटी हो गया, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से कुछ लिया लाइबिलिटी हो गया। ठीक है, of a company. Preference shareholders have right to receive dividends in priority over equity shareholders. Indeed, it is the preference with distinguishes preference share capital from equity share capital. यही एक मेन फर्क है जो प्रेफरेंस और इक्विटी को अलग करता है। क्या, राइट टू रिसीव डिविडेंड्स इन प्रायोरिटी। मेन डिफरेंस अगर कहीं पे होगा तो इक्विटी वालों को, अगर समझो कंपनी बोलती है हमको डिविडेंड बांटना है, सबसे पहले प्रेफरेंस को मिलेगा।
प्रेफरेंस को पे आउट करने के बाद में फिर डिसाइड करो इक्विटी को पे करना है कि नहीं, ठीक है, बचेगा तो इक्विटी को देंगे, नहीं तो नहीं। ओवर इक्विटी शेयर होल्डर्स, इंडीड दिस इज द प्रेफरेंस विच डिस्टिंग्विशेस प्रेफरेंस शेयर कैपिटल फ्रॉम इक्विटी शेयर्स। अ डिविडेंड नीड नॉट नेसेसरीली बी पेड ऑन आइदर टाइप ऑफ शेयर्स, ऐसा नहीं है कि प्रेफरेंस वालों को कंपलसरी देना ही है, प्रॉफिट होगा तो ही डिविडेंड देंगे। डिविडेंड का ऊपर हमने मेन चीज मैंने बोल्ड में लिखा था, क्या, ये देखो यहाँ पे लिखा है मैंने, प्रॉफिटेबिलिटी, दिख रहा है क्या ये आपको, इतना ये बड़ा सारा लिखा है प्रॉफिटेबिलिटी, ये होगा तो ही डिविडेंड, बट अगर डिविडेंड दिया तो पहले प्रेफरेंस फिर इक्विटी। कळलं का, हो कि नहीं हो, जोर से बोलो, जय माता दी, नहीं रे, जोर से बोलो, यस मैम, समझा हमको। A dividend need not necessarily be paid on either type of shares, nor equity nor preference. However, if the directors want to pay equity dividend, क्या बोल रहे हैं थोड़ा ध्यान से, however, if the directors want to pay equity dividend, then the full dividend due on preference shares must be paid first. जो भी dividend, series listening to me, हाँ, अगर डायरेक्टर्स बोलते हैं हमको इक्विटी वालों को डिविडेंड देना है, तो सबसे पहले जितना भी प्रेफरेंस वालों का जितना पहला होगा, अभी का जितना भी पेमेंट अभी तक बाकी है, वो पहले प्रेफरेंस वालों का डिविडेंड का पेमेंट करो, ठीक है, उसके बाद में इक्विटी वालों को दो। फेलियर टू मीट द कमिटमेंट ऑफ प्रेफरेंस डिविडेंड इज नॉट अ ग्राउंड फॉर लिक्विडेशन। बट ऐसा नहीं है कि भाई अगर प्रेफरेंस वालों को इक्विटी से पहले अगर डिविडेंड देना है और अगर कंपनी फेल हो गई वैसा करने में, तो ऐसा नहीं होगा कि भाई एक काम करो अब लिक्विडेट करो कंपनी को। लिक्विडेशन के और भी अदर चीजें हो सकती कि भाई दूसरे कमिटमेंट्स फुलफिल नहीं किए, यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, पहले प्रेफरेंस को दो फिर इक्विटी को डिविडेंड दो। बट समझो ये कंडीशन फुलफिल नहीं की कंपनी ने, तो ऐसा नहीं है कि कंपनी को वाइंड अप कर दो, लिक्विडेट कर दो, नो। क्या बोल रहे हैं, फेलियर टू मीट द कमिटमेंट ऑफ प्रेफरेंस डिविडेंड इज नॉट अ ग्राउंड फॉर लिक्विडेशन। द एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस आर, एडवांटेजेस क्या है, कैरी अ लिमिटेड वोटिंग राइट, मतलब प्रेफरेंस वाले वहीं पे वोट करेंगे जहां पे उनका राइट हैम्पर होगा। समझो ऐसा है, कंपनी ने बोला कि प्रेफरेंस शेयर कैपिटल यहां से हैम्पर हो सकते क्योंकि ये जो कैपिटल इन लोगों ने प्रोवाइड किया है इससे हम लोग ये चीज करने वाले हैं, कोई प्रोजेक्ट है वो करने वाले हैं, उस प्रोजेक्ट के पूर्ता ही वो प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स वोट करेंगे। हर चीज के लिए प्रेफरेंस वाले वोट नहीं करेंगे, हर चीज के लिए कौन वोट करेगा, इक्विटी, क्योंकि उन्होंने भाई परमानेंट कैपिटल दे दिया है, सबसे ज्यादा रिस्क उनका है, उनको डिसाइड करना है प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करे कि ना करे। प्रेफरेंस वालों को वहीं पे वोट करना है जहां पे उनका राइट हैम्पर होगा। प्रेफरेंस शेयर कैपिटल कैरी लिमिटेड वोटिंग राइट, दो दे आर अ पार्ट ऑफ कैपिटल। कॉस्ट ऑफ कैपिटल ऑफ प्रेफरेंस शेयर इज लेस देन द इक्विटी शेयर्स, पक्की बात है वो। कॉस्ट ऑफ, इसका जो कॉस्ट होता है सबसे हाईएस्ट होता है इक्विटी वालों का, से 16% वहां पे देखा था, प्रेफरेंस वालों का होगा 12, उससे कम होगा, 16 से कम होगा। डिवेंचर्स का तो उससे भी कम होगा, इक्विटी और प्रेफरेंस दोनों से कम होगा, किसका, डिवेंचर्स का। बट यहाँ पे अगर अपने को कंपैरिजन करना है इक्विटी और प्रेफरेंस का, तो कॉस्ट ऑफ कैपिटल ऑफ प्रेफरेंस शेयर इज लेस देन इक्विटी शेयर। द प्रेफरेंस शेयर्स फाइनेंसिंग में ऑल्सो प्रोवाइड अ हेज अगेंस्ट इन्फ्लेशन, मतलब बहुत अच्छा पॉइंट है, इसको स्टार मार्क कर दो, हेज अगेंस्ट इन्फ्लेशन। कंपनी बहुत अच्छा परफॉर्म कर रही है, हर चीज के रेट बढ़ रहे हैं, है ना। इन्फ्लेशन मतलब क्या, एवरीथिंग ग्रोज, सब मार्केट में हर प्राइस बढ़ रहा है, पेट्रोल बढ़ रहा है, खाने के आइटम्स, फूड आइटम्स वगैरह सब बढ़ रहा है, क्लोथिंग बढ़ रहा है, सब इन्फ्लेशन बोलते हैं उसको। प्राइसिंग ऑफ एवरीथिंग हैज गॉट हाइक्ड। फिर प्रेफरेंस वाले भी आके बोलेंगे क्या, नहीं 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 अभी इन्फ्लेशन आ गया ना, तो एक काम करो, हमको 12% नहीं, हमको चाहिए 14% ऑफ इंटरेस्ट, बोल सकते क्या प्रेफरेंस वाले ऐसा, नहीं। फिक्स रेट ऑफ डिविडेंड फिक्स है उनका, कितना इन्फ्लेशन आए कुछ भी आए, प्रेफरेंस वालों को जितना भरना है ना पैसा उतना ही भरने वाले हैं। वो आके नहीं बोलेंगे भाई इन्फ्लेशन बढ़ गया, मार्केट में सब रेट बढ़ गया, एक काम करो हमारा भी डिविडेंड का परसेंटेज बढ़ा दो। तो प्रेफरेंस शेयर फाइनेंसिंग में ऑल्सो प्रोवाइड अ हेज अगेंस्ट इन्फ्लेशन, ठीक है। हेज करना मतलब क्या, टू प्रोटेक्ट अगेंस्ट समथिंग, इन्फ्लेशन के अगेंस्ट प्रोटेक्शन। A company does not face liquidation or any legal proceedings if they fail to pay preference dividend, वो ऊपर ही पढ़ लिया अपन ने यहाँ पे, है ना ये।
इट इज अ नॉट ग्राउंड फॉर लिक्विडेशन. आई डोंट नो व्हाई दे हैव रिपीटेड. तो एक काम करो ना, सीधा सीधा वो डायरेक्ट एडवांटेजेस में ही दे दो. एनीवेज, तो वो बोल रहे हैं ऐसा नहीं होगा कि प्रेफरेंस वालों को डिविडेंड नहीं दिया मतलब एक काम करो, आप कंपनी को लिक्विडेट कर दो. हाँ, तो वो एक एडवांटेज है. लिमिटेशंस ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स फाइनेंसिंग. कॉस्ट ऑफ कैपिटल ऑफ प्रेफरेंस शेयर इज हायर देन कॉस्ट ऑफ डेट. एडवांटेज में क्या डाला? एडवांटेज में डाला इट इज लेस देन इक्विटी बट इट इज मोर देन डेट. सबसे पहले आते हैं इक्विटी, फिर आते हैं प्रेफरेंस, फिर आते हैं डेट. इक्विटी का सबसे हाईएस्ट रहेगा, प्रेफरेंस का इक्विटी से कम पर डेट से ज्यादा, और डेट का क्या होता है? इक्विटी से भी कम और प्रेफरेंस से भी कम. समझा क्या आपको? तो ये उन्होंने ऐड कर दिया किसमें? ये उन्होंने ऐड कर दिया है उनके एडवांटेज में, और ये ऐड कर दिया है उनके डिसएडवांटेज में कि क्या प्रेफरेंस वालों का जो कॉस्ट ऑफ कैपिटल होता है वो डेट से ज्यादा होता है. नॉन पेमेंट ऑफ डिविडेंड में एडवर्सली इफेक्ट द वैल्यू ऑफ फर्म. हाँ, लीगल प्रोसीडिंग्स नहीं होंगे, वाइंड अप नहीं होगी, कंपनी लिक्विडेट नहीं होगी, बट कंपनी का वैल्यूएशन खराब हो जाएगा. एडवर्सली इफेक्ट द वैल्यू ऑफ द फर्म. हाँ, कंपनी के ऊपर कोई लीगल प्रोसीडिंग्स या लिक्विडेशन नहीं होगा, बट हैम्पर तो करेगा ना, गुडविल हैम्पर करेगा. लोग बोलेंगे यार जाने दो, ये कोई पेमेंट ही नहीं करते, ये कंपनी छोड़ दो, दूसरे कंपनी के प्रेफरेंस शेयर कैपिटल में इन्वेस्ट करेंगे, वहां से एटलीस्ट डिविडेंड तो आएगा. समझ में आ रहा है आपको? नॉन पेमेंट ऑफ डिविडेंड में एडवर्सली इफेक्ट द वैल्यू ऑफ फर्म. कंपल्सरी रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स आफ्टर 20 years विल एंटेल एंड सब्सटैंशियल कैश आउटफ्लो. आप सोचो ना, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल आज पैसा जमा कर लिया, जब पैसा आता है ना तो बहुत मजा आता है, बट जब पैसा पे करना होता है वापस, तब बहुत जान पे आती है. समझो अगर अपन ने 1 CR प्रेफरेंस से जमा कर लिया, बट 20 साल कंप्लीट होते आए हैं, हमको क्या करना है? रिडम्पशन करना है. इट इज कंपल्सरी. यू कैन नॉट कीप देयर कैपिटल आफ्टर 20 years. ठीक है, ऐसा लॉ में ही लिखा है. तो क्या करेंगे? तो इट हैज द सब्सटेंशियल कैश आउटफ्लोज. सब्सटेंशियल मतलब क्या? ह्यूज अमाउंट है ना 1 CR कैश आउटफ्लो फ्रॉम द कंपनी. ये है डिसएडवांटेजेस और ऊपर है एडवांटेजेस. सबसे जो अच्छा पॉइंट है ना वो एकदम ये हेज अगेंस्ट इन्फ्लेशन. ठीक है क्या? आई थिंक आपको अभी इक्विटी और प्रेफरेंस में फर्क समझा होगा. अब आ जाओ डिबेंचर्स में. डिबेंचर्स क्या है? लॉन्ग टर्म इंडेटेडनेस है. ये जो ऊपर दो चीजें देखी, इक्विटी एंड प्रेफरेंस, दीज आर द ओनर्स फंड. सबसे मेन क्या है? इक्विटी. प्रेफरेंस भी ओनर्स इक्विटी है, बट इट हैज गॉट द मेच्योरिटी पीरियड, दैट इज व्हाट? 20 years. ये एमसीक्यू में पूछ सकते हैं. ओके, दिस इज द लॉन्ग टर्म इंडेटेडनेस. मतलब ये कंपनी का डेट है. डिबेंचर वालों को इंटरेस्ट भरना पड़ेगा टाइमली, और इनका रीपेमेंट भी कंपलसरी करना ही पड़ेगा. डिबेंचर वालों को नहीं बोल सकते एक काम करो अभी पैसा नहीं है कंपनी के पास, वी आर नॉट पेइंग. नो, ये डेट है कंपनी का, भरना ही पड़ेगा. अ बॉन्ड और डिबेंचर इज अ बेसिक डेट इंस्ट्रूमेंट विच में बी इश्यूड बाय अ बोरोइंग कंपनी फॉर अ प्राइस विच में बी लेस देन, इक्वल टू और मोर देन फेस वैल्यू. अगर इक्वल होगा तो एट पार बोलते हैं, कम होगा तो डिस्काउंटेड प्राइस बोलते हैं, ज्यादा होगा तो एट प्रीमियम बोलते हैं. ठीक है, ये आपको अगेन अकाउंट्स में अक्षय मैम पूरा डिटेल में पढ़ाएगी, कंपनी अकाउंट्स में. आप एक बार चेक कर सकते हैं उनके लेक्चर्स. हाँ, शी इज टीचिंग वेरी नाइस, बहुत अच्छा पढ़ा रही है. एवरी बिट एंड पार्सल ऑफ योर इंस्टीट्यूट मैट विल बी कवर्ड बाय हर. थियोरी पोर्शन, प्रैक्टिकल पोर्शन, एवरीथिंग, है ना. सारे क्वेश्चंस भी कराएगी वो. अगेन एट द एंड ऑफ द कोर्स, मतलब जब आपका पूरा खत्म हो जाएगा, तो विल बी डूइंग द MTPs, पास्ट पेपर्स, RTP, है ना, जो आपका इंस्टीट्यूट का है, जिसमें नए टाइप ऑफ क्वेश्चंस है. सिमिलर टाइप ऑफ क्वेश्चन रहेंगे, वी आर नॉट गोइंग टू डू इट. ठीक है, विल बी जस्ट रेफरिंग कि ये वाला क्वेश्चन आपके इंस्टीट्यूट में मैट में यहाँ पे सॉल्व किया है, क्योंकि वी अज्यूम दैट आपने क्लास कहीं से तो किया ही है ना, हमसे किया हो या कहीं और से, तो दैट टाइप ऑफ क्वेश्चन इज ऑलरेडी डेल्ट इन बाय यू. तो उसके ऊपर हम लोग वापस से एनर्जी वो इन्वॉल्व नहीं करेंगे. ठीक है क्या? कुछ नया टाइप ऑफ क्वेश्चन रहेगा तो उस पर काम करेंगे. ऑलराइट, और वो पूरा लाइव होगा, live on our application, and which will be paid. It will be apart from your course. It is not included in the course. We are already putting the course price so low that we cannot include everything
इन वन थिंग, ठीक है, कि कोर्स परचेस कर लिया मतलब इसका रिविजन भी इंक्लूडेड रहेगा. इट्स योर चॉइस. इफ यू वांट टू गो फॉर द रिविजन सेशन देन यू कैन सेपरेटली रजिस्टर. उसका प्राइस भी मिनिमम ही रहेगा. ऐसा मत सोचो कि उसका प्राइस मैम बहुत हाई रहेगा तो हम क्या करें. नो, एवरी पर्सन कैन अफोर्ड दैट. और नए स्टूडेंट जिन्होंने क्लास कहीं और से करी है, रिविजन हमसे करना चाहते हैं, कैन डू दैट. ठीक है. A debenture also carries the promise by the company to make interest payment to the debenture holders. Explain करने की भी जरूरत नहीं है. ठीक है. It is a promise that you will pay the dividend. Dividend बोल रही हूँ, interest, because it is a debt. Interest payment होता है इनको. Of a specified amount at a specified time and also repay the principal amount. देखो हर कमिटमेंट है, इनको स्पेसिफाइड अमाउंट पे करना है. क्या इंटरेस्ट का स्पेसिफाइड टाइम पे भरना है. ऐसा नहीं कि 4 तारीख को बोला और 15 तारीख तक पे नहीं किया. नो नो नो, दे हैव टू. इट इज कंपल्सरी. ऑल्सो रीपे द प्रिंसिपल अमाउंट एट द एंड ऑफ द स्पेसिफाइड पीरियड. से 5 साल का डिबेंचर है तो 5 साल के बाद डिबेंचर होल्डर्स का उनका बेसिक अमाउंट भी, प्रिंसिपल अमाउंट भी पे बैक कर दो. अगर वैसा नहीं है 20 ईयर्स में तो करना ही है. 7 साल का होगा, 8 साल का होगा, मैच्योरिटी पे पूरा प्रिंसिपल का पेमेंट भी करना पड़ेगा. सिंस द डेट इंस्ट्रूमेंट्स आर इशूड कीपिंग इन व्यू the need and cash flow profile of the company as well as the investor. मतलब हम लोग ऐसे ही इन्वेस्टर को, हम लोग क्या बोल रहे हैं कि भाई ऐसे ही इन्वेस्टर्स इसमें इन्वेस्ट करो जिसको रिस्क नहीं बेयर करना है. दे डोंट वांट एनी रिस्की थिंग. जैसे इक्विटी में कौन भरेगा पैसा, जिनको बहुत ज्यादा ऐसे वो है ना, मेरे पास बहुत पैसा है, मैं रिस्क ले सकता हूँ, ओके इन्वेस्ट इन इक्विटी. कोई बोलता है नहीं मेरे को एक काम करूंगा, अगर बैंक में एफडी कर दूंगा तो थोड़ा लो इंटरेस्ट मिलेगा, एक काम करता हूँ कोई अच्छे कंपनी के डिबेंचर्स में इन्वेस्ट कर देता हूँ, सो दैट इंटरेस्ट अच्छा खासा मिलेगा प्लस सिक्योरिटी ऑफ व्हाट, ऑफ योर फंड. ठीक है. तो ऐसे ही इन्वेस्टर्स को देख के हम उनको पैसा बोलते कि भाई तुम डिबेंचर्स को सब्सक्राइब कर लो, हमारे कंपनी में पैसा इन्वेस्ट करो. देयर हैव बीन वेराइटी ऑफ डेट इंस्ट्रूमेंट्स बीइंग इशूड बाय द कंपनीज इन प्रैक्टिस. In all these instruments, the basic feature of being in nature of a loan is not dispensed with, and therefore these instruments have some or the other common features as follows. जैसे कि डिबेंचर होल्डर इज द क्रेडिटर ऑफ द कंपनी. क्रेडिट पे पैसा हमने आपको एज अ लोन दिया है, आपको हमको पेमेंट करना है रीबैक. इसको क्रेडिटर जो भी डिबेंचर होल्डर्स है उनको वापस पैसा चाहिए, उनका इंटरेस्ट भी चाहिए, प्रिंसिपल अमाउंट भी चाहिए, रिस्क नहीं बेयर करना है उनको. So they are called as creditor of the company as an entitled to receive the payment of interest and principal and enjoy some other rights. अब वो other rights वगैरह आपको पूरा जहाँ पे लॉ में डिबेंचर्स वगैरह या सेबी में जहाँ पे डिबेंचर्स बात करते हैं वहां पे आपको ये some other rights पता चलेंगे. इंटरेस्ट रेट. मोस्ट ऑफ द केसेस डेट सिक्योरिटीज प्रॉमिस अ रेट ऑफ इंटरेस्ट. कितने बार बोलेंगे, यहाँ पे बोल दिया ना, पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट. It carries the rate of interest payable periodically to the debt holders. Say हर सालाना, every year. The rate of interest is also denoted as coupon rate. तो हम लोग क्या बोलते हैं, कितने कूपन रेट कितना है, तो डिबेंचर होल्डर का जो रेट रहेगा उसको बोलेंगे हम कूपन रेट. जो वो ऐसा डिनोट होता है ना 10% डिबेंचर, इसको हम लोग बोलते हैं कूपन रेट. ठीक है. कोलैटरल. डेट इशू में और मे नॉट बी सिक्योर्ड. अब देखो डिबेंचर होल्डर्स के इतने सारे टाइप्स है. ये देखो रिडीमेबल. रिडीमेबल मतलब इतने टाइम के बाद में हम लोग ये पूरा प्रिंसिपल के साथ में आपको वापस कर देंगे. इरेडीमेबल 20 साल तक चलने दो. इरेडीमेबल. सिक्योर्ड डिबेंचर रहते हैं कि हाँ भाई इतना रेट ऑफ इंटरेस्ट इतने टाइम तक, ऐसा पूरा सिक्योरिटी के साथ में जो सिक्योर्ड रहेगा. ये आपको क्वेश्चंस में देखने मिलेगा. क्वेश्चंस में ना वहां पे आता है डिबेंचर 9% डिबेंचर सिक्योर्ड, ऐसा ब्रैकेट में लिख के देंगे. सिक्योर्ड है मतलब सबसे पहले प्रायोरिटी पे इसको पेमेंट करेंगे. ठीक है. अनसिक्योर्ड. कन्वर्जन. कन्वर्टेबल डिबेंचर्स मतलब क्या, थोड़ा ऐसा अपन बोलेंगे उनको भाई अभी डिबेंचर्स को सब्सक्राइब करो, अगर आपको लगता है कि कंपनी अच्छा परफॉर्म कर रही है, एक काम करो इन डिबेंचर्स को आप इक्विटी में कन्वर्ट कर लो. या अपन बोलेंगे कि प्रेफरेंस में कन्वर्टेबल है, कन्वर्टेबल डिबेंचर्स इनटू प्रेफरेंस, कन्वर्टेबल डिबेंचर्स इनटू इक्विटी. तो अगर आपका ऐसा मानना है कि हाँ भाई कंपनी अच्छा परफॉर्म कर रही है और ऑप्शन है तो कन्वर्ट हो जाओ, उसको बोलते हैं कन्वर्टेबल डिबेंचर्स. नॉन कन्वर्टेबल डिबेंचर्स.
ओ तेरी, अगर आपने सब्सक्राइब कर लिया तो कंपनी कितना भी अच्छा परफॉर्म कर रही है, आपके पास में वो राइट नहीं है कि इक्विटी में शिफ्ट हो जाए। नो, यू विल बी डिबेंचर होल्डर ओनली। फिर होता है रजिस्टर्ड डिबेंचर्स, बियरर डिबेंचर्स। रजिस्टर्ड मतलब आप एंड तक राइट आप ही रजिस्टर्ड डिबेंचर होल्डर के ओनर रहेंगे, और बियरर मतलब यू कैन ट्रांसफर। वो जैसा होता है ना कि चेक कैसा बियरर है, एक से दूसरे को ऐसा ट्रांसफर कर सकते हैं हैंड टू हैंड, वैसा। ठीक है, एनीवन विद द डिबेंचर होल्डर, वो जो भी सर्टिफिकेट होगा विल गेट द मनी, उसको बोलते हैं बेयरर डिबेंचर्स। ठीक है, सो कोलैटरल बोलते हैं इट मे और मे नॉट बी सिक्योर्ड, एंड देयरफॉर डिबेंचर्स और अदर सच सिक्योरिटीज मे बी कॉल्ड एज सिक्योर्ड डिबेंचर्स और अनसिक्योर्ड डिबेंचर। मेच्योरिटी डेट, ऑल डेट इंस्ट्रूमेंट्स हैव अ फिक्स्ड मेच्योरिटी डेट। मतलब क्या, मे बी 5 years, 5 years, 6 years, ऐसे डिबेंचर होल्डर्स का भी एक मेच्योरिटी पीरियड होता है। When these will be repaid or redeemed in a manner as specified, जैसा भी उन्होंने लिख के दिया है कि ऐसे ऐसे इस तरीके से इस डेट पे या इतने साल बाद हम लोग ये रिडीम करने वाले हैं, तो इसका प्रोसीजर ऐसा रहेगा, आपको ये पेमेंट मिलेगा। सो दैट वे उनको क्या करना है, रिपे करना है एज मे बी स्पेसिफाइड। वोटिंग राइट्स, डेट होल्डर्स आर द क्रेडिटर्स ऑफ द कंपनी, डू नॉट हैव एनी वोटिंग राइट इन नॉर्मल सिचुएशन। ये वहां पे ही वोट करेंगे जहां पे अगर कंपनी का कुछ स्पेशल थिंग है, डिबेंचर होल्डर्स का पैसा यूज कर रहे हैं और कोई चीज उनको डिसाइड करनी है, बहुत रेयर केस में उनका वोटिंग राइट रहेगा। नहीं तो वोटिंग राइट मैक्सिमम रहेगा इक्विटी वालों को, और जहां पे प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स वालों का राइट हैम्पर हो रहा है, जहाँ पे उनका पैसा खतरे में हो सकता है, एट रिस्क हो सकता है, या उनका जहाँ पे इंटरेस्ट है, बस उसी चीज के लिए वो वोट करेंगे, प्रेफरेंस वाले। और डिबेंचर होल्डर्स तो ये तो क्या है, क्रेडिटर्स ऑफ द कंपनी, इनको कोई वोटिंग राइट नहीं है। फेस वैल्यू, इट हैज गॉट द फेस वैल्यू एज वेल एंड मैच्योरिटी वैल्यू एज वेल। ठीक है, कि मैच्योरिटी पे इतना इतना पैसा मिलेगा, इसको डिबेंचर्स वालों को। प्रायोरिटी इन लिक्विडेशन, सबसे पहले जब कंपनी लिक्विडेट होगी तो किसको प्रायोरिटी मिलेगी, डिबेंचर्स वालों को, प्रेफरेंस से भी पहले और इक्विटी से भी पहले। इन केस ऑफ लिक्विडेशन ऑफ द कंपनी, द क्लेम ऑफ डेट होल्डर्स इज सेटल्ड इन प्रायोरिटी और ऑल द शेयर होल्डर्स, ऑल शेयर होल्डर्स मतलब इसमें दोनों भी आ गए, इक्विटी भी आ गए, प्रेफरेंस भी आ गए, एंड जनरली अदर अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स ऑल्सो। सिक्योर्ड क्रेडिटर्स मतलब क्या, इनको भाई कोई रिस्क ही नहीं है, मतलब मेरे को खाली क्या करना है, अपना पैसा एकदम सिक्योर्ड रखना है, सेफ रखना है। सिंस बैंक थोड़ा कम है ना इंटरेस्ट भरती है, देती है हमको, इसलिए कोई कंपनी में एज अ सिक्योर्ड कोई बॉन्ड होगा, कोई एक कूपन होगा, इसमें हमको इन्वेस्ट कर देना, जिसका हमको एक फिक्स्ड अमाउंट हर सालाना आता रहेगा। ठीक है, उसको बोलते हैं सिक्योर्ड डिबेंचर्स या सिक्योर्ड क्रेडिटर। पर जितना जो भी रहेंगे कंपनी के, सेटलमेंट करने की बहुत सारी चीजें रहती है। जब कंपनी लिक्विडेट होती है ना, तो सब ऐसे लाइन में खड़े हो जाते हैं, पैसा पैसा पैसा, क्योंकि भरे हैं ना, कंपनी को दिए हैं पैसे। सबसे पहले इक्विटी वाले को ऐसा वो होता है, आप क्या करें। आपको याद है क्या वो सत्यम फ्रॉड, ओ माय गॉड, नहीं पता होगा ना, एक काम करना, अगर ये लेक्चर आप देख रहे हो और लेक्चर देखने के बाद एंड में आप मुझे मैसेज ड्रॉप करना, कहाँ पे, अपने चैट बॉक्स के ग्रुप पे। कौन से ग्रुप में, फाइनेंशियल मैनेजमेंट के ग्रुप में, कि मैम हमको वो केस स्टडी समझाओ जो सत्यम फ्रॉड हुआ था। माय गॉड, कैन यू बिलीव, वहां पे शेयर प्राइस वॉज डीपली फॉल हो गया, ऐसा मतलब एकदम पूरा कचरा। पीपल डाइड, मेनी पीपल हैव गॉट हार्ट अटैक्स, ऐसे मतलब देख के व्हाट हैड हैपेंड, कि सत्यम ने बहुत टाइम तक प्रॉफिट्स दिए, डिविडेंड्स दिए, मतलब बढ़ ही रहा है, प्राइस बढ़ रहा है बढ़ रहा है बढ़ रहा है, हम से पता चल गया इट वाज अ फ्रॉड। ओ माय गॉड, व्हाट हैड हैपेंड इज पूरा शेयर प्राइस कम हो गया, और उसमें क्या हो गया, शेयर होल्डर्स ने तो अपना पैसा खो दिया भाई, रिस्की है ना। पर अगर सिक्योर डेट होगा, ऐसा पूरा सिक्योर्ड कोई लोग होंगे, तो वो जाके अपना पैसा क्लेम कर सकते हैं, मेरा पैसा इतना मुझे चाहिए। जैसे कि क्या होता है, समझो मैं सिक्योर्ड क्रेडिटर हूँ कंपनी में, मैंने बोला कि एक काम करो ये पैसा लो, लेकिन इस जो मैं पैसा दे रही हूँ इसके बदले आपको ये बोलना होगा कि अगर आपने पैसा नहीं दिया तो ये जो पर्टिकुलर असेट है, फॉर एग्जाम्पल ये है क्रेडिटर, पेन थोड़ा खराब हो गया है, नया पेन आ रहा है पर मैनेज, देखो ऐसा थोड़ा गैप आ रहा है, ये कंपनी है, और ये कौन सा क्रेडिटर है, ये है सिक्योर्ड क्रेडिटर। ये कंपनी को बोलता है मैं पैसा देता हूँ, आई विल गिव यू मनी, मुझे रिटर्न में कुछ चाहिए क्या,
कंपनी बोलती है हम इंटरेस्ट देंगे ना आपको, नहीं इंटरेस्ट तो चाहिए इसके अलावा, क्योंकि मैं सिक्योर्ड हूँ ना। तो ये कंपनी को क्या बोलता है, ये जो क्रेडिटर है ये कंपनी को बोलता है आपकी ये जो मशीनरी है ना, ये पर्टिकुलर मशीनरी, इसका कॉस्ट होगा सम 10 लाख। एक काम करो, आप लिख के दो कि अगर कंपनी का कुछ भी हो उधर, ये वाला मशीन अगर कंपनी ने हमको पैसा नहीं दिया वापस, तो ये मशीन हमारा, या ये मशीन बेच के पैसा देना पड़ेगा। तो बोलते हैं सिक्योर्ड क्रेडिटर। समझा क्या आपको? हाँ। प्रायोरिटी इन लिक्विडेशन, आप ऐसा मान के चलो डिबेंचर होल्डर्स को प्रायोरिटी होती है प्रेफरेंस और इक्विटी से ऊपर, ठीक है। और अगर अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स होंगे, अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स मतलब क्या, कि ये बोलते कि भाई ठीक है हमको सबसे पहले पेमेंट करना, लेकिन अनसिक्योर्ड है। ऐसा नहीं है कि हाँ कोई ये मशीनरी है अगर आपने पेमेंट नहीं किया तो ये मशीनरी हम लेके चल जाएंगे या इसको बेच देंगे, अनसिक्योर्ड है। तो ये क्या बोलते हैं, डिबेंचर्स वालों को किसके ऊपर प्रायोरिटी मिलेंगी, इक्विटी, प्रेफरेंस और ऑल्सो अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स। इन सब से पहले किसको पैसा मिलेगा, डिबेंचर होल्डर्स को, ठीक है। सो प्रायोरिटी इन केस ऑफ लिक्विडेशन, इसके क्वेश्चंस रहेंगे ना तो मैं बताऊंगी आपको, है ना। वो ऐसे सब पूरे आते हैं, इक्विटी वाले, ये वो क्रेडिटर्स, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल के बाद में सिक्योर्ड क्रेडिटर्स, अनसिक्योर्ड, सिक्योर्ड बाय, है ना, सो एंड सो ये वाला असेट सिक्योर्ड है वगैरह वगैरह, ऐसे बहुत सारे लाइन में खड़े हो जाते हैं और बोलते हैं कि अभी कंपनी लिक्विडेट होने वाली है और इतना पैसा कंपनी के पास है, बताओ कैसा कैसा डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे, और एंड में इक्विटी वालों के लिए बैलेंसिंग कितना बचेगा। ऐसे क्वेश्चंस आते हैं। अब देखते हैं आपके बुक में पूछे है क्या, पूछा है तो सॉल्व करेंगे, नहीं है तो फिर आपके सिलेबस में नहीं है, बट ये जान लो कि ऐसी प्रायोरिटी होती है, ठीक है। डिफरेंट टाइप्स ऑफ डिबेंचर्स इशूड, ये हमने डिस्कस कर लिए, ठीक है। ये सब क्या है, फीचर्स एज फॉलोज, माइंड मी दीज आर द फीचर्स, ठीक है। तो आपको एग्जाम में ऐसा भी पूछा जा सकता है, व्हाट आर द फीचर्स ऑफ डिबेंचर्स, व्हाट आर द फीचर्स ऑफ डिबेंचर्स, तो क्या क्या लिखोगे आप, क्रेडिट इंस्ट्रूमेंट, एक चार्ट बनाओ, जैसा हम बनाते हैं ना वैसा एक चार्ट बनाओ, ऐसा डिबेंचर्स फीचर्स, यहाँ पे क्या लिखोगे आप, क्रेडिट इंस्ट्रूमेंट, इंटरेस्ट रेट, क्रेडिट इंस्ट्रूमेंट, इंटरेस्ट रेट, देन उसके बाद में क्या है, कोलैटरल मैच्योरिटी डेट, कोलैटरल मैच्योरिटी डेट, वोटिंग राइट्स, एंड में क्या है, फेस वैल्यू प्रायोरिटी इन लिक्विडेशन, फेस वैल्यू प्रायोरिटी इन लिक्विडेशन। समझा क्या? अभी पूरा जो पॉइंटर्स है आपको यहाँ पे लिखना है, दैट इज होमवर्क। जो भी पॉइंटर्स रहेंगे तो आपको लिखना है। पॉइंटर्स मतलब क्या, क्रेडिट इंस्ट्रूमेंट में आप क्या लिखेंगे, creditor of the company, it has to pay interest and principal. Interest rate, it has to promise a rate of interest that is denoted as coupon rate. Collateral, it may or may not be secured against collateral, है ना, जो भी secured against collateral ऐसा होता है, ब्रैकेट में लिखा होता है, ठीक है, कि इनको हम पहले असेट में से ये असेट बेच के ऐसा पैसा दे देंगे सिक्योर्ड वालों को, अनसिक्योर्ड वालों को ऐसा पेमेंट करेंगे, तो कोलैटरल होता है वो का मीनिंग। मेच्योरिटी डेट, इट हैज गॉट अ फिक्स्ड मेच्योरिटी डेट। Then voting rights, no, do not have any voting rights. Instrument has a face value and maturity value. Then priority in liquidation against preference shareholders, है ना, all shareholders बोल दिया उन्होंने, and generally other unsecured creditors also. अगर क्वेश्चन पूछा what are the different types of debentures, then you need to mention all these 8 types of debenture holders on the basis of redemption, security, conversion, registration, मेंशन करके चार्ट बनाओ और मुझे सबके कॉपी में चाहिए ये। अब नेक्स्ट होमवर्क दे रही हूँ मैं, लीजिंग
आपको पता है इसका क्या मीनिंग होता है? लीजिंग पता होगा ना? ये देखो अपन ने वो 2 दिन पहले पढ़ा था, ऑपरेटिंग एंड फाइनेंस लीज। ये पढ़ा था क्या? नहीं, अपन ने लेवरेज पढ़ा था, सॉरी, अपन ने ये नहीं पढ़ा था। बट लीज का मीनिंग आपको पता होगा ना? रेंट टाइप होता है वो, है ना? रेंट टाइप ये पढ़ना है। ऑपरेटिंग फाइनेंस लीज, उसके फीचर्स, फॉलोइंग फीचर्स। देन फाइनेंस लीज क्या होता है, उसके फीचर्स एंड टर्म लोन्स। इतना पढ़ के आना है, ठीक है? दिस इज होमवर्क। लीज, फाइनेंस लीज इज होमवर्क, ऑपरेटिंग लीज इज होमवर्क एंड टर्म लोन्स, ठीक है? तक फिर देखो इंटरनेशनल सोर्सेज भी है, डिपॉजिटरी रिसीट्स वगैरह। क्यों होता है इंटरनेशनल सोर्सेज? थोड़ा ब्रीफ देती हूँ, क्या मतलब क्यों होता है ये इंटरनेशनल सोर्सेज? वाई? कोई फॉरेन से मशीनरी मंगवाई, फिर वो पेमेंट करना है, मैम दे दो ना कन्वर्ट करके उधर। अरे नहीं, पर मुझे वैसा नहीं, मुझे कुछ ऐसे निकालना है, डिपॉजिटरी रिसीट निकालना है, जिसको एडीआर और जीडीआर बोलेंगे। मैं वो इशू करूंगी। आई वॉन्ट टू मेक पेमेंट दैट वे। तो उसके लिए होता है इंटरनेशनल सोर्सेस, डिपॉजिटरी रिसीट्स। नॉट ओनली दैट, उसका प्रोसीजर भी बताया है। सी, मार्केट ऑफ जीडीआर, द जीडीआर ऑपरेट्स इन अ फॉलोइंग वे। वो कैसा काम करता है आपको वो भी दिया है। तो दे कैन आस्क यू क्वेश्चन के अंदर के क्वेश्चन के अंदर के क्वेश्चन, ठीक है? पूरा ऐसा छोटा छोटा छोटा, इसके अंदर का ये पार्ट ऐसा पूछ लिया। अब पढ़ क्या रहे हैं हम लोग? इंटरनेशनल मार्केट, उसमें का वो डिपॉजिटरी रिसीट्स, उसमें का ग्लोबल डिपॉजिटरी रिसीट्स, उसमें का आपको क्वेश्चन मिलेगा हाउ इट ऑपरेट्स, है ना? जीडीआर ऑपरेट्स कैसा, उसका ऑपरेशन कैसा होता है बताओ, हाउ इट वर्क्स। तो उसको आपको ये 7 पॉइंट्स लिख के बताने पड़ेंगे। अब ये 7 पॉइंट्स के मे बी वो आपको 4-5 मार्क्स जो भी आप डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे वैसा देंगे। अगर नहीं पढ़ा हुआ रहा तो आप लिख नहीं पाओगे, पढ़ा हुआ रहा तो यू विल बी एबल टू मैनेज द आंसर। अब बहुत है ऐसे, एडीआर जीडीआर, है ना? उसका फुल फॉर्म क्या है जीडीआर का? ग्लोबल डिपॉजिटरी रिसीट्स। और एडीआर क्या है? अमेरिकन डिपॉजिटरी रिसीट्स। डिटेल में पढ़ेंगे क्या होता है वो, इतना जान लो खाली। वो इंटरनेशनल सोर्स होता है, एमसीक्यू बेस्ट क्वेश्चन पूछ सकते हैं क्या? अमेरिकन डिपॉजिटरी रिसीट्स विच सोर्स ऑफ फाइनेंस? सबसे मेन तो वो इंटरनेशनल है, और दूसरा इट इज अ पार्ट ऑफ डिपॉजिटरी रिसीट्स। तो ऐसे मिक्स एंड मैच बहुत सारे क्वेश्चंस कर सकते हैं वो आपको, ठीक है? चलो, समझ आया क्या होमवर्क? अगेन आई रिपीट, लीजिंग फाइनेंस में ऑपरेटिंग फाइनेंस एंड टर्म लोन पढ़ के आना है, ठीक है? और क्या क्या पढ़ लिया अपन ने आज? इक्विटी पढ़ा, सोर्सेस ऑफ फाइनेंस में इक्विटी पढ़ा, प्रेफरेंस पढ़ा, डिबेंचर पढ़ा, सबके एडवांटेजेस पढ़े और डिसएडवांटेजेस पढ़े, ठीक है? रीड एंड रिवाइज अगेन एंड अगेन। मैं वापस बोल रही हूँ आपको, चैप्टर नंबर 1 दैट इज इंट्रोडक्शन ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट, यहाँ से आपको मैक्सिमम चांसेस है कि थ्योरी में क्वेश्चन आए, ठीक है? 4 to 5 मार्क्स पर क्वेश्चन। ऑल राइट, चलो, हैव अ गुड डे, बाय बाय गाइज।